मान लो ये हमारा टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। बैंक क्या बोल रही है कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे पहले एक लेट्स से फिक्स्ड वैल्यू दे दो। वो फिक्स्ड वैल्यू है, लेट्स से लेट्स से C9102, कैपिटल लिखता हूँ, C98X, सम रैंडम नंबर आई एम पुटिंग। मान लो बैंक बोलता है कि पहले ये कांस्टेंट वैल्यू दे दो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बैंक ने बताया, बैंक ने बोला कि इसके बाद मुझे आपकी कंपनी का नाम चाहिए, ठीक है ना, कंपनी नेम चाहिए, कंपनी नेम। और बैंक ने बोला कि ये कंपनी नेम कितना लंबा हो सकता है। तो हाँ चलो पहले पूरा लिख लेता हूँ, कंपनी नेम कितना लंबा हो सकता है। तो बैंक ने बोल दिया है कि ये कंपनी नेम का आप 40 करेक्टर यूज कर लो, मैक्सिमम 40 करेक्टर। इससे छोटा है तो चलेगा, 40 के ऊपर जो भी रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। आपकी फाइल की लेंथ फिक्स्ड है कि आपका कंपनी का नाम 40 करेक्टर के अंदर आ जाना चाहिए। फिर बैंक ने बोला कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, किस अकाउंट से पैसा काटना है। मैं बोलता हूँ कंपनी अकाउंट, कंपनी बैंक अकाउंट, ठीक है। और उसके लिए बैंक ने लेन दे दिया है आपको, लेट्स से 15 डिजिट, मैक्सिमम 15 डिजिट, उससे ज्यादा अकाउंट नंबर होगा भी नहीं आपका, ठीक है। फिर बैंक ने बोल दिया कि आप मुझे अमाउंट दो, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, और उसकी लंबाई 10 डिजिट दे दी है। फिर बैंक ने बोल दिया है कि आप मुझे वेंडर का नेम दो, वेंडर नेम, उसकी दे दिया है 20 करेक्टर, या चलो 30 करेक्टर। फिर आप मुझे वेंडर का अकाउंट दो, मतलब जिसको पे कर रहे हो उसको वो वेंडर नहीं बोलेगा। पेयर और पेई दो वर्ड होता है, पेयर मतलब जो पे कर रहे हो, और पेई जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो वेंडर मतलब पेई हो गया, हम फिलहाल वेंडर बोलेंगे ताकि हम समझ सके। ऐसे भी उसको पेयर पेई बोलेगा। तो वेंडर का आप अकाउंट दो, वेंडर अकाउंट, वेंडर बैंक अकाउंट। और वो बोल दिया कि ये हम आपको 15 डिजिट दे रहे हैं। फिर इसके बाद आप मुझे, वेंडर का बैंक अकाउंट हो गया, वेंडर का एफएससी कोड दो, वेंडर का एफएससी कोड। उसके लिए उसने 11 डिजिट दे दिए। फिर उसने बोला कि आप हमें, लेट्स से, और क्या लगता है, करेंसी। आप मुझे करेंसी बताओ कि ये जो अमाउंट है वो किस करेंसी में है, ये जो हम अमाउंट दे रहे हैं पेमेंट, वो किस करेंसी में है। तो उसके लिए 3 डिजिट दे दिया, आईएनआर में है कि जीबी में है कि डॉलर में है, राइट। 3 डिजिट होता है। उसके बाद फिर बैंक ने बोला कि आप एक काम करो, एक आइडेंटिफायर भी दो। आइडेंटिफायर का मतलब है कि आप जो पेमेंट हमको दे रहे हो करने को, ठीक है, हम पेमेंट कर देंगे, हम जब स्टेटमेंट भेजेंगे तो यही आइडेंटिफायर लगा के हम आपको भेजेंगे, ताकि आप समझ जाओ कि ये जो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में दिखेगा वो आपने जो दिया था उस लाइन का था। मतलब ये कि आप सपोज करो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, दिस इज वन ट्रांजेक्शन, मतलब एक वेंडर का पेमेंट। फिर इसके नीचे मैं सेकंड ट्रांजेक्शन लिख दूं, इस सेकंड वेंडर के डिटेल्स आ गए, उसको कितना पे करना है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने आइडेंटिफायर 1, और यहाँ पे लगा दिया आइडेंटिफायर 2। फिर एक और सपोज करो मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया आइडेंटिफायर 3। ये अलग अलग वेंडर्स का पेमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, हर एक लाइन मतलब वन वेंडर का पेमेंट है, वन ट्रांजेक्शन। फर्स्ट लाइन इज वन ट्रांजेक्शन, सेकंड लाइन इज सेकंड ट्रांजेक्शन, थर्ड लाइन इज थर्ड ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर ये बैंक में, ये फाइल मैं बैंक को भेजूंगा, बैंक प्रोसेस करेगा, तो बेसिकली मैंने 3 ट्रांजेक्शन किए। और हर ट्रांजेक्शन का मैं आइडेंटिफायर भी भेज रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई कोड। मैं बताऊंगा हम लोग क्या भेजते हैं। इससे होगा क्या, जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा हमें, सपोज करो बैंक ने पेमेंट कर दिया और बैंक हमें स्टेटमेंट देता है, ठीक है, तो सपोज करो ये बैंक स्टेटमेंट है, दिस इज माय बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट जब आएगा, यानी लेट्स बी दिस वन, ठीक है, ये है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कैसा दिखता है, ऊपर होता है आपका से स्टेटमेंट डेट, ये आज का स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट सीक्वेंस नंबर, स्टेटमेंट सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि आज ही अगर आपने 3 बार स्टेटमेंट निकाला तो डेट तो सेम ही रहेगी, लेकिन सीक्वेंस नंबर रहेगा 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है ना। सीक्वेंस नंबर रहता है, फिर बैंक अकाउंट रहता है, फिर आईएफएससी कोड रहता है कि किस बैंक का अकाउंट का आप निकाल रहे हो स्टेटमेंट। उसके बाद स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस, बराबर है ना। ओपनिंग बैलेंस होता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था। फिर आते हैं ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2। मान लो दो ही ट्रांजेक्शन हुआ, 3 भेजा था लेकिन हमारे स्टेटमेंट में दो ही निकला, मतलब दो ही हुआ है, तीसरा नहीं हुआ, इसका मतलब यही है। फिर आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर आता है अवेलेबल अमाउंट, दोनों में थोड़ा फर्क होता है ना।
क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है 1 लाख हो, लेकिन अवेलेबल 90,000। क्यों? क्योंकि 10,000 का आपने एफडी का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो कि कल कटेगा, लेकिन वो आपके लिए ब्लॉक हो चुका है वो 10,000। तो ये आपका होता है आपका स्टेटमेंट। तो आप जब भेज रहे हो बैंक को फाइल, तो बैंक उसको लेगा, प्रोसेस करेगा, बाद में स्टेटमेंट आएगा। तो आप ट्रांजेक्शन्स को कैसे पहचानोगे? तो आपने जो आइडेंटिफायर दिया है ना, वही आइडेंटिफायर बैंक लगा के वापस भेजेगा। ट्रांजेक्शन 1 के साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भेजेगा वो, तो वहां पे आपको आइडेंटिफायर भी दिखेगा। पेस्ट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे वो आइडेंटिफायर 1 भेजेगा, आइडेंटिफायर 1। यहाँ पे भेजेगा आइडेंटिफायर 2। ठीक है। तो आपको जब स्टेटमेंट आएगा तो आपको ट्रांजेक्शन के साथ साथ ये कोड भी दिखेगा जो आपने भेजा है, और ऐसा होता भी है। अगर आप ध्यान दो कि आप सपोज करो जीपे किया आपने, गूगल पे किया, और आपने लिख दिया नीचे पेट्रोल डिस्क्रिप्शन में, पेमेंट कर दिया, बाद में स्टेटमेंट देखोगे तो पेट्रोल लिखा हुआ दिखेगा कि नहीं? दिखेगा, राइट? आपने किसी को पेमेंट किया और कुछ वहां लिख दिया कि रेंट के लिए है, तो आप जब स्टेटमेंट देखोगे तो वहां दिखता है रेंट लिखा हुआ है। तो वो आइडेंटिफायर ही है, वो आप ही के लिए है। आपने वो इनपुट प्रोवाइड किया और बैंक ने ट्रांजेक्शन किया, और वही जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया था स्टेटमेंट में दे देता है वापस कि आप ही ने तो लिखा था ये। वही आइडेंटिफायर, ताकि आप पहचान सको ट्रांजेक्शन क्या था। वैसे ही करते हैं ना अपन, जीपे करते तो कुछ लिख देते हैं, और फिर लेटर ऑन हमें स्टेटमेंट में दिखता है आपने क्या कमेंट पास किया था। हाँ, यस, दैट इज आइडेंटिफायर ओनली। आपके लिए पहचान रहे हो आप। तो हम जो आइडेंटिफायर दे रहे हैं ट्रांजेक्शन के साथ, वही बैंक हमें लौटाएगा। तो अगर स्टेटमेंट ये आया तो मैं समझूंगा कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन हुए हैं, 1 और 2, थर्ड ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, मे बी वो बैंक बाद में कर देगा और आपको फिर दिख जाएगा, या फिर तीनों हो गए तो तीसरा भी आ जाएगा ट्रांजेक्शन। फिर आपको यहाँ पे तीसरा भी दिखने लगेगा, ट्रांजेक्शन 3, और वहां पे आइडेंटिफायर 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आइडेंटिफायर क्या है? वो हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहा है वही प्रोवाइड कर रहा है। और बैंक स्टेटमेंट जब वापस आएगा तो वो हमें आइडेंटिफायर भी साथ में देगा। ठीक है। और इसका बहुत यूसेज है, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग फिर बैंक रिकंसिलिएशन कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफायर हम लोग क्या यूज करते हैं नॉर्मली? हम लोग यूज करते हैं बेसिकली पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर। मैं बताता हूँ कैसे। ये मेरा इनवॉइस है, इनवॉइस 1, जहाँ पे पड़ा हुआ है क्रेडिट वेंडर डेबिट एक्सपेंस। ठीक है। और सर्टेन अमाउंट, लेट्स से 1,000, 1,000। ये इनवॉइस 1 हो गया। सिमिलरली आई हैव इनवॉइस 2, आई हैव इनवॉइस 3, आई हैव, इसको 2,000 कर लो, इसको 3,000 कर लो। ठीक है। और मेरे पास इनवॉइस 2 है, 3 है। ठीक है। और एक 4 और कर लेता हूँ, इनवॉइस 4 है। ठीक है। हम पेमेंट रन किए, और सिस्टम ने क्या किया कि सपोज करो इन दोनों का एक सिंगल पेमेंट हो रहा है, ये दोनों सेम वेंडर के हैं। मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज वेंडर 1, दिस इज ऑल्सो वेंडर 1, बट दिस इज वेंडर 2, एंड दिस इज वेंडर 3। ठीक है, मान लो ऐसा कर दिया मैंने। तो सिस्टम वेंडर वाइज जोड़ेगा, टोटल एक सिंगल पेमेंट करेगा 3,000 का, और वेंडर 2 को एक टोटल पेमेंट करेगा 7,000 का। तो पेमेंट डॉक्यूमेंट क्या बनेगा? जब पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा डेबिट वेंडर 1, जहाँ पे पेमेंट अमाउंट कितना गया होगा? 3,000, एंड क्रेडिट बैंक सब अकाउंट, राइट? बैंक सब अकाउंट आउटगोइंग वाला 3,000, ये हुआ होगा। ये हो गया वेंडर 1 के साथ। वेंडर 2 के साथ क्या हुआ होगा? वेंडर 2 के साथ हुआ होगा बिल्कुल ऐसा ही, ओनली थिंग इज यहाँ वेंडर 2 कर लो, और उसको हम लोग 7,000 दे रहे होंगे, है ना? उसको 7,000 का पेमेंट जा रहा है, ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब ये डॉक्यूमेंट बनेगा, तो इसका एक डॉक्यूमेंट नंबर भी तो होगा, है ना? पेमेंट डॉक नंबर होगा। सिमिलरली जब ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा होगा तो इसका भी तो पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर आएगा ना? करेक्ट है ना? इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर बोलो, पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर बोलो, खाली डॉक्यूमेंट नंबर बोलो। ठीक है, पोस्ट होगा तो डॉक्यूमेंट नंबर तो आएगा ही, डॉक्यूमेंट टाइप से। तो जो भी नंबर आया, अब ये नंबर क्या है? यूनिक है इस पेमेंट के लिए। ये नंबर तो रिपीट नहीं होगा ना, डॉक्यूमेंट नंबर प्लस कंपनी कोड प्लस ईयर, ये रिपीट नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट नंबर प्लस कंपनी कोड प्लस ईयर, ये यूनिक रहेगा, रिपीट नहीं हो सकता है। और ये यूनिक है, बेसिकली इस पेमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो।
ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन मैं भेज दूंगा यहाँ पे। आइडेंटिफायर 1 जो है यही रहेगा, डॉक्यूमेंट नंबर प्लस कंपनी कोड प्लस ईयर। और बैंक जब वापस करेगा तो वही लिख के वापस करेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसी ट्रांजेक्शन का हमें स्टेटमेंट आया है, मतलब स्टेटमेंट में ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हुआ। तो मैं समझ जाऊंगा मुझे कौन से इनवॉइसेस क्लियर करने हैं, मतलब सब अकाउंट कौन सा क्लियर, इनवॉइस तो पहले ही क्लियर हो चुका है वेंडर वेंडर। सब अकाउंट जो ओपन है वो कौन सा क्लियर करना है, मतलब ये कि जब स्टेटमेंट आएगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, जब स्टेटमेंट आएगा तब बनेगी डेबिट क्रेडिट बैंक जीएल, मेन बैंक जीएल एंड डेबिट बैंक सब अकाउंट, करेक्ट ना? बैंक सब अकाउंट कर देता हूँ, ये बनेगी जब स्टेटमेंट आएगा बैंक का। बोलो यस और नो। मेन बैंक से पैसा कम करेंगे और सब अकाउंट को क्लियर करेंगे जो ओपन था। वेंडर तो पहले ही क्लियर हो चुका है ना, ये वेंडर और ये आपस में क्लियर हो चुके हैं। आपका सब अकाउंट ओपन था, जब स्टेटमेंट आएगा तो ये पोस्ट होगा ताकि आपका सब अकाउंट क्लियर हो, करेक्ट है। जब स्टेटमेंट आएगा ये पोस्टिंग होगी, लेकिन ये सब अकाउंट किसके साथ क्लियर हो। सपोज करो इसका भी अगर बैलेंस सेम ही होता है, लेट मी पुट इट सेम बैलेंस सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। मैं इसको बोल देता हूँ 2000, दिस इज टोटल कितना हो रहा है 3000 ना, इसको मैं 500 कर देता हूँ चलो। 500, 500, 2500, 2500, इसका पेमेंट भी 3000 ही हुआ, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखा 3000, बैंक स्टेटमेंट जब आया तो 3000 अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ, 3000 पैसा कटा है, तो ये जीएल तो बन गया। मतलब पोस्टिंग तो ऐसी ही होनी है, लेकिन ये सब अकाउंट में हम किसको क्लियर करें। ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, कैसे मालूम चले हम किसको क्लियर करें। अमाउंट भी सेम है और बैंक सब अकाउंट ये भी है ये भी है, तो पता कैसे चलेगा किसको क्लियर करना है, तो पता चलेगा आइडेंटिफायर से। हमने जो भेजा है बैंक वही वापस करेगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से हम मैच कर लेंगे, अच्छा ये आइडेंटिफायर ये वाला है, मतलब ये वाला सब जीएल क्लियर करना है। अगर बैंक हमें ये वाला आइडेंटिफायर भेजता है जो हमने भेजा, डॉक्यूमेंट नंबर कंपनी को डीएल, तो उससे मालूम पड़ जाएगा अच्छा हमें ये वाला सब जीएल क्लियर करना है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी काफी स्टोरी बाकी है, ठीक है। यहाँ तक थियोरेटिकली क्लियर है ना। तो हमने क्या देखा है अभी कि बैंक फाइल दिखता कैसा है, डेटा क्या क्या हो सकता है पॉसिबली, और बैंक स्टेटमेंट दिखता कैसा है, क्या एक्सपेक्टेड है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और उसके बाद हमारी अकाउंटिंग एंट्री कैसे फ्लो होती है, ठीक है ना। और एक कंसेप्ट है आइडेंटिफायर का जो हमें हेल्प करेगा पहचानने में हमारे ट्रांजेक्शन को कि वो ट्रांजेक्शन कौन सा है, ठीक है ना। अब मैं नीचे आता हूँ, अब बात करता हूँ इसकी ये फाइल क्रिएट कैसे होगा। हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पहले फिक्स्ड वैल्यू, फिर कंपनी का नाम, फिर बैंक अकाउंट, फिर अकाउंट अमाउंट हो गया, फिर वेंडर का नाम, वेंडर का बैंक डिटेल, वेंडर का एफएससी कोड, करेंसी, आइडेंटिफायर, ये पॉपुलेट करना है हमें। फिक्स्ड वैल्यू मतलब बैंक ने आपको बोल रखा है कि आप जब फाइल भेजो तो ये कोड स्टार्टिंग में डाल दो। मे बी बैंक इस कोड से कुछ समझता होगा, बैंक ने आपको बोल दिया कि आपको ये डाल के भेजना है, क्योंकि बैंक के पास आप ही एक कस्टमर नहीं हो, आपके बहुत सारे कस्टमर होंगे ना, कंपनी। तो बैंक ने बोल दिया कि आप फाइल भेजो तो आप ये डाल के भेजो कोड स्टार्टिंग में। तो आपको शायद इस कोड को फोर्सफुली उसने बोल दिया है कि आप ये डालो ही डालो ना। तो आप वहाँ पे जो भी उसने बोला है वो पॉपुलेट करना चाहते हो। अब इस चीज को कैसे करेंगे वो देखते हैं। आगे बढ़े, बोलो यस नो, कुछ सवाल है तो पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर जब हम वेंडर के इनवॉइस पेमेंट की मतलब इनवॉइस की एंट्री मारेंगे तो वेंडर में हमें क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, बराबर है। तो उसके हाँ बाद जब बैंक की एंट्री पास होगी, मतलब F110 से जो एंट्री पास होगी, तो वहां हाँ पे वेंडर का बैलेंस डेबिट दिखेगा। हाँ। हाँ, उसके बाद बैंक पेमेंट होगा और बाद में ये वेंडर क्लियर होगा, ऐसे। नहीं 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 नहीं, वेंडर तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि वेंडर ऑलरेडी क्लियर कर लो क्योंकि हमारा पेमेंट तो इनिशिएट हो ही गया है, राइट। ओके दूसरा ओके रास्ता ये है कि नहीं, बैंक पेमेंट का वेट करो, जब बैंक पेमेंट हो जाए तब वेंडर क्लियर करो, वो भी एक रास्ता है। उस केस में ये डॉक्यूमेंट ओके आप पोस्ट नहीं करोगे, ओके। तो ठीक है जनरल ना। प्रैक्टिस में सर हम लोग कैसे करते हैं, मतलब जनरल ऐसे प्रैक्टिस कोई ये कोई चलता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि पहले हम वेंडर क्लियर कर लिए हैं और बैंक ओके ओपन अकाउंट को, बैंक सब अकाउंट को ओपन रखा है। ओके, तो एक ही एंट्री ओपन रखते हैं ऐसे। हम्म पूरा मिला के एक ही एंट्री ओपन रखते हैं, मतलब जैसे कि आपने बताया कि इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2 है, तो उसमें 3000 का टोटल है, बट एक ही 3000 का ओपन बैलेंस रखेंगे और बाद हम्म। में क्लियर करेंगे। करेक्ट है, हमारी साइड से पेमेंट इनिशिएट हो गया तो हम वेंडर इनवॉइस क्लियर कर देते हैं। ओके ओके और सब अकाउंट ओपन रहता है ताकि ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगा तब क्लियर करेंगे उसको ना। ओके। अब देखो इसमें हम आते हैं फाइल पे। तो हमें देखना है कि यार फाइल का टेम्पलेट किधर है।
ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमें फाइल का टेम्पलेट चाहिए, तो जो फाइल का टेम्पलेट है उसे बंद कर दो। स्टार्ट पे आते हैं। तो फाइल क्रिएट होती है, टी कोड है DMEE। DMEE टी कोड था ECC के अंदर, ठीक है। अब DMEE X हो गया है HANA के अंदर। तो DMEE X पे मैं गया, यहाँ पे आ रहा है DME इंजन एक्सटेंडेड, वही X मतलब एक्सटेंडेड बोल रहा है वो। तो नया इनका कुछ स्क्रीन है, बाकी अंदर का फॉर्म सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ पे ट्री टाइप, तो ट्री टाइप में हम लोग लेते हैं, हमेशा जब भी डीएमए बनाएंगे तो हम PAYM लेंगे यहाँ पे। वेर इज दैट PAYM, कहाँ गया यार, पी कहाँ है, पी ये रहा, पेमेंट मीडियम फॉर्मेट, ठीक है, PAYM। और यहाँ पे ट्री का आप दोगे नाम, कि कौन सा ट्री। तो जैसे मैंने ऑलरेडी जो बना रखा है ZFI_Rakesh, अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम इसको कॉपी करके क्रिएट करेंगे। तो प्रैक्टिकली कैसे होता है कि आप टेम्पलेट कभी भी एकदम स्क्रैच से नहीं बनाते हो, क्योंकि एसएपी टेम्पलेट बना के देता है, ठीक है। और आप उसमें जो भी चेंजेस करना है वो शायद 10% होगा या उससे भी कम होगा। तो पूरा स्क्रैच से बनाने बैठोगे तो आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन इम्पैक्ट होगा, आप बहुत टाइम ले लोगे। तो हमेशा ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को लेते हैं और उसमें जो भी 5-10% का मॉडिफिकेशन चाहिए वो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई दूसरी फाइल होगी जिसको आप कॉपी करते हो, ठीक है। कॉपी करके फिर उसमें जो भी चेंजेस करने करते हो। फिलहाल मेरे पास जो फाइल है इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बनाया है ये अभी अभी। इसके अंदर देखो खाली है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, वही जो 993 आ रहा था, ठीक है। सिर्फ एक कांस्टेंट, अभी और कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, मान लो फाइल क्रिएट करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि इस फाइल को मैं कॉपी कर लूँ। इस फाइल को लिया एंड कॉपी, ये रहा कॉपी एस, ठीक है ना, कॉपी। इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर आप बोलते हो नहीं मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे नया क्रिएट करना है, ठीक है। तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से मयूर, ठीक है, मयूर की फाइल ZFI मयूर। अब मैं इस पर डिस्प्ले करूंगा तो बोलेगा ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें ये क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट बटन पे। मैं स्क्रीनशॉट लेते हुए चलता हूँ सो दैट आप लोग देख पाओ। यहाँ पे लिख देता हूँ DME। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। जब एसएपी एसएपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे ना तो एसएपी काफी सारी चीजें पहले से ही देता है बना के ना। चार्ट ऑफ अकाउंट भी पहले से रहता है, अगर आप चाहोगे तो उसी को यूज भी कर सकते हो। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। फील्ड स्टेटस वेरिएंट 0001 जो था वो हमने कॉपी किया था, हमने पूरा बनाया नहीं था, राइट। K4V3, राइट, फिजिकल ईयर वो भी पहले से ही था। वैसे ही यहाँ पे भी आपको फाइल का टेम्पलेट दे देता है पहले से ही, क्योंकि पता है सब बैंक ऑफ अमेरिका का फाइल सेम रहेगा, चाहे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वो सेम ही फाइल यूज करेगा ना। JP मॉर्गन का फाइल सेम रहेगा, सिमिलरली SBI का फाइल सेम रहेगा। तो एसीपी पहले से ही देता है करके, कुछ भी मॉडिफिकेशन है तो आप उसको कॉपी करो और चेंजेस करो। तो DME फाइल क्रिएशन का टी कोड इज DMEE। दिस इज क्रिएट DME फाइल, क्रिएट और कॉपी और एडिट। हम्म, हाँ राइट, EE X है। वो DMEE पे भी जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि उस पे चले जाओ हाँ बोलेगा कि वो नया है उस पे चले जाओ। हाँ, यस यस। तो अभी ये है नहीं, ठीक है, अभी हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। तो व्हाट टाइप ऑफ फाइल वुड यू लाइक टू क्रिएट विद DME फॉर्मेट। तो DME का जो फाइल है वो दो तरीके के होते हैं। एक फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल का मतलब है TXT फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब है ये जो हमने लिखा अभी एक्सेल में ये वाली फाइल। दिस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल, जहाँ पे एक फ्लैट लाइन एक ट्रांजेक्शन है। इट्स अ फ्लैट लाइन, राइट, हॉरिजॉन्टल है वो। एक दूसरा होता है HTML फॉर्मेट, सॉरी XML फॉर्मेट। तो एक होता है फ्लैट फाइल, दूसरा XML। XML का मतलब होता है वर्टिकल फाइल, मतलब वहां पे आपको यही इंफॉर्मेशन अगर लिखनी हो तो वो ऐसा दिखेगा। फाइल जो है आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे ऐसा हैशटैग हैशटैग रहेगा, हैशटैग, और उसके बाद फिर लेट्स से कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे वो टैग क्लोज होगा। फिर यहाँ पे जो आपका लेट्स से कंपनी का नेम, और फिर ये टैग क्लोज होगा ना। मतलब इस तरह से आएगा नीचे नीचे। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ट्रांजेक्शन है, वहां पे वर्टिकल चलेगा वो ना। तो एक ही ट्रांजेक्शन देखोगे तो मल्टीपल लाइंस होगी, जैसे यहाँ कंपनी नेम आ गया, उसके बाद फिर कंपनी बैंक अकाउंट, फिर अमाउंट, तो इसके नीचे बैंक अकाउंट का हैशटैग आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कंपनी अकाउंट, और ये फिर टैग क्लोज होगा इस तरह से दिखेगा वो।
दिस इज योर XML। जैसे अगर नेट पे जाए तो दिख जाएगा हमें। इसको बंद करता। लेट्स से शो मी a yummy file sample in txt format and XML format। लेट्स से क्या दिखाता है। आई थिंक इसमें जाना पड़ेगा इमेजेस में। नहीं, ये भी नहीं। हाँ देखो, ये है अपना XML। यहाँ पे टैग टैग रहता है ऐसा। ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सब टैग टैग रहता है। राइट। और अगर आप उसका देखोगे फ्लैट फाइल का, तो ये सब XML है। मैं इसको लिखता हूँ फ्लैट वाला। यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं पड़ा है। कहाँ? नहीं, ये सब नहीं है। AI मोड में दिखेगा। AI मोड में दिख जाएगा, रुको। हाँ देखो, ये फ्लैट फाइल है ये। हाँ, थोड़ी देर में बनाएंगे तो फिर देखो, ये है, ये ऐसा फ्लैट फाइल रहता है। ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। वहाँ पे एक लाइन मतलब एक ट्रांजेक्शन होता है। आएगा अपने आप ही थोड़ी देर में। हाँ। तो दोनों का तरीका सब सेम है, केवल आप यहाँ पे चूज करते हो कि क्या बनना चाहिए, फ्लैट बनना चाहिए या XML बनना चाहिए। तो हम बोलते हैं फ्लैट बनना चाहिए, फ्लैट फाइल। तो जब चूज किया तो यहाँ पे आ गया लिख करके फ्लैट फाइल। ठीक है। और ये हमारा नाम आ गया GFI मयूर। बाकी क्या है सब धीमे धीमे समझेगा आपको। बाकी क्रिएटेड बाय किंग, क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड टाइम, कुछ कुछ चीजें जा रही हैं ना। अब यहाँ पे लेवल्स लिखे होते हैं, 1 2 3, इस तरह से लेवल लिखे हैं। लेवल का मतलब होता है कि वन रिपीटर फैक्टर, मतलब एक फाइल के अंदर वो चीज कितनी बार आ सकती है। कोई चीज अगर लेवल 1 पे है तो वो फाइल के अंदर एक ही बार आएगी। जैसे कि बैंक, अगर आप HSBC के लिए फाइल बना रहे हो तो HSBC बैंक डिटेल एक ही बार आएगी, क्योंकि पूरी फाइल उसी के लिए है। जेपी मॉर्गन बना रहे हो तो जेपी मॉर्गन एक ही बार आएगी, वो चीज है। लेवल 2 कई बार आ सकती है एक ही फाइल के अंदर, लेवल 3 कई बार आ सकती है। जैसे वेंडर, एक ही वेंडर को कई बार ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देते हैं कि लेवल हम डिफाइन करते हैं, सॉर्ट की करके लिखा है। तो यहाँ पे लेवल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, सॉर्ट फील्ड, लेवल। एक बार मैं आपको ये डिस्प्ले करता हूँ जो मेरा वाला है। और ये भी फिक्स रहता है, इसमें भी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। SAP ये आपको फिक्स दे देता है कि आप क्या यूज करो। ये देखो, सॉर्ट की ये रहा। तो यहाँ पे इस तरह से लेवल डिफाइन होते हैं। मैंने FPAY स्ट्रक्चर क्या होता है बताऊंगा अभी। और ये सब क्या है अभी थोड़ी देर में दिखेगा आपको। फिलहाल जो यहाँ पे है बिल्कुल वैसे ही मैं वहां मेंटेन कर रहा हूँ मयूर वाले में। सॉरी, कहाँ गया। ठीक है। और यहाँ पे की फील्ड पे टिक कर दो सब पे। देन इसको लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। तो ये सारे फाइल्स में ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, ये फील्ड कहाँ से आ रही है, कौन सी फील्ड है, थोड़ी देर बाद आएगा आपके सामने। इधर कुछ नहीं करना है। फाइल डेटा में हम लोग कैरेज रिटर्न और लाइन फीड पे टिक करेंगे। ये क्या होता है कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, मतलब एक लाइन फिनिश हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सेमी कॉलम ऐसा। इसका मतलब होगा कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये आएगा सेमी कॉलम, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये आएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है। मतलब इस सेमी कॉलन के बाद, सेमी कॉलन बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, आई डोंट नो। उसके बाद बेसिकली अनदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। हाँ? नहीं, वो है डॉट, और वो है सेमी कॉलम बोलेंगे ना। ठीक है। मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन एंड हो रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन वहां एंड हुआ, सेकंड ट्रांजेक्शन वहां एंड हुआ, थर्ड ट्रांजेक्शन वहां एंड हुआ। तो जब भी ट्रांजेक्शन एंड होगा उसके बाद नई लाइन स्टार्ट होगी, जब भी ट्रांजेक्शन एंड होगा नई लाइन स्टार्ट होगी। तो यही सेटिंग है वहां पे कि ट्रांजेक्शन एंड हुआ तो नई लाइन स्टार्ट करो, लाइन फीड और कैरी रिटर्न पे टिक करते हैं। बाकी इधर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब हुआ। इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ लिख देता है अपन, मयूर पेमेंट फाइल। ठीक है, कुछ तो लिख दिया मैंने। इसको पहले सेव कर लो। सेव करने से पहले हमेशा यहाँ पे एक चेक बटन है, चेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ दिया, फॉर्मेट ट्री मयूर डज नॉट कंटेन्स एनी नोड। ठीक है, कुछ नोड नहीं है, बताऊंगा क्या है नोड वोड। तो फिलहाल ठीक है, नोड अभी हम क्रिएट कहाँ किए हैं, हम जब इसको सेव करते हैं पहले। ठीक है, ट्री सेव्ड, मेरा ट्री सेव हो गया। अब इसके नीचे मैं क्रिएट करूंगा सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट लिया मैंने।
इस पे डबल क्लिक किया। अब सेगमेंट का कुछ नाम दे दूंगा, लेट मी कॉल इट डिटेल्स पेमेंट, सेगमेंट वन बोल देता हूँ, सेगमेंट वन। ठीक है, एंड देन इधर कुछ नहीं करना है, सेगमेंट वन दिया, इस लेवल वन कर देता हूँ। मतलब ये एक बार आएगा फाइल के अंदर, एक ही बार आएगा सेगमेंट वन, मे बी उसका हेडिंग या इन्फॉर्मेशन ऐसा। इसको सेव किया। इसके बाद इसके नीचे मैं दूंगा क्रिएट में एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। अरे यहाँ पे नोड आईडी क्या इंडिकेट करती है? कहाँ पे? नोड नोड आईडी आईडी। सिस्टम जनरेट कर रहा है ये, क्योंकि आप कई सारे सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो ना। सेगमेंट का मतलब हो गया सेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कई सारा इन्फॉर्मेशन को एक सेक्शन बना के रख दो आप। तो एसएपी जनरेट कर रही है नोड वर्ड ना। तो हमने ये डिस्क्रिप्शन दिया है, ये एसएपी जनरेटेड है, उसका इंटरनल रेफरेंस एसएपी का। अब इसके नीचे मैं एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे। क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट का नाम तो पहले मुझे फाइल में क्या चाहिए वो देख लो। फाइल में मुझे कांस्टेंट चाहिए, फाइल में मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट्स से दिस इज माय फिक्स्ड वैल्यू। डिस्क्रिप्शन दिया मैंने। उसकी लेंथ एसएपी ने कितनी बोली है, सॉरी बैंक ने कितनी बोली है? बैंक ने हमें लेंथ बोला है सी के बाद 98 एक्स 4 हो गया, उसके बाद 4 और 4 4 8। ठीक है, टोटल 8 का है। हम बोल देते हैं उसकी लंबाई 8 होनी चाहिए, लंबाई 8 इट्स 8 कैरेक्टर्स। ठीक है। और यहाँ पे दे दिया हमने मैपिंग प्रोसीजर में कांस्टेंट, मतलब ये जो फिक्स्ड वैल्यू का हम फील्ड बना रहे हैं, इट विल बी ए कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कहाँ देंगे? सोर्स में। सोर्स में जाएंगे और यहाँ वैल्यू पास कर देंगे। कौन सी वैल्यू? जो बैंक ने बोला है, C98X, C98X 123 ए, कैपिटल कर लेते हैं इसको, C98X 123 एन ए। ठीक है, मैंने ये, सॉरी, 123 और ओ एक्स्ट्रा है। ए, ये हटा दो तो ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इसको सेव कर देता हूँ। सेव नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है। ये हो गया, ठीक है। ये आ गया ना। तो देखो ये हमारा ट्री था। ट्री में हमने यहाँ पे कुछ कुछ ये दिया, जो भी मैंडेटरी चीजें हैं ना, वो बस देनी ही है। सेगमेंट दिया, सेगमेंट में बस इस तरह से दे दिया लेवल वन करके, और फिक्स्ड वैल्यू उसके नीचे हम एलिमेंट दे रहे हैं। तो ये जो हमारे फाइल के अंदर आनी चाहिए ना चीजें, उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। फाइल के अंदर जो भी चीजें चाहिए हमें, ये सब एलिमेंट है। दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माई सेकंड एलिमेंट, दिस इज माई थर्ड एलिमेंट। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया फिक्स्ड वैल्यू करके एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसकी लंबाई 8, क्योंकि बैंक ने हमें 8 बोले हैं। और ये जो फील्ड है इट विल बी ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमने दे दिया कौन सा, जो बैंक ने बोला था। ठीक है। और इसको अभी हम चेक करते हैं, पहले कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चेक लॉग फॉर्मेट दिस, नो डॉक्यूमेंटेशन, वो कोई सिर्फ वार्निंग है, एरर नहीं है, मतलब और कोई इशू नहीं है, हमारा फाइल प्रॉपर है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब क्योंकि ये फाइल प्रॉपर है, मैंने चेक कर लिया है, तो अब मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक उसको यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने इसको एक्टिवेट किया। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। तो डीएमई हमारा ट्री जो है वो एक्टिव है अभी। ठीक है, बाकी डिटेल्स बाद में लाएंगे धीमे धीमे, पहले हम इस फाइल को यूज करके देखेंगे कि ये फाइल यूज हो रहा है कि नहीं, इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं, जो हमने कांस्टेंट दिया है वो जनरेट हो रहा है कि नहीं फाइल में। ठीक है। तो अब हम जाते हैं एफबीजेडपी में। एफबीजेडपी में गए, यहीं पे था कंट्री में, मेथड एच के लिए हम लोग फाइल यूज करेंगे जो नया बनाया हमने, मयूर वाला। इंटर मारूंगा तो सिस्टम नहीं लेगा, देखो, मयूर डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ तो एरर दे रहा है, राइट, कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब हमें कुछ और पेंडिंग है अभी। फाइल तो है, बनाया हमने, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा जहाँ पे उसको कुछ तो चाहिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये ऐड करोगे तो ये इशू आने वाला है। नहीं नहीं, बताता हूँ। सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। सो पहले एरर लगाता हूँ कि ये एरर आएगा आपको जब, तो आपको बेसिकली समझना है कि, अच्छा पहले ये हाईलाइट कर देता हूँ, ZFI, आई लाइक रेड बेटर। कलर नहीं होता क्या इसमें? ये बॉक्स दे रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ओके ओके। तो पहले इसको हटाया और इसको लगाया। ठीक है, ये आ रहा है।
अब ये क्यों आ रहा है उसको फिक्स करते हैं। तो वो ये बेसिकली एक और क्या बोलते हो, हम उस पे जाएंगे टी कोड पे, जहाँ पे जाके हम इसको फिक्स करेंगे। तो उसके बाद यहाँ अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं दूसरा स्क्रीन खोलता हूँ एंड सॉरी, उसके बाहर आना पड़ेगा। इसके बाहर आ जाओ। बाहर आ गया मैं उसके। ठीक है। अब देखो एक और टी कोड है जहाँ पे जाके हमें उसको फिक्स करना होगा। तो हमारा फाइल तो बन गया है और एक्टिवेटेड भी है, लेकिन फिर भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक टी कोड है OBPM1। ठीक है, यहाँ पे जाकर के हम कुछ सेटिंग करेंगे सो दैट वो FBZP में आने लगेगा। ठीक है, OBPM1 में जाते हैं। OBPM1, ये देखो, पेमेंट मीडियम फॉर्मेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके न्यू एंट्री करेंगे और अपनी फाइल यहाँ ऐड करेंगे। जब मेरी फाइल यहाँ पे एडेड होगी तब जाकर के FBZP में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारी फाइल नहीं होगी अभी। GFI _ राकेश ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, मिल गया। लेकिन GFI _ मयूर करूंगा तो नहीं मिलेगा। देखो नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो मेरी फाइल यहाँ मिसिंग है, तो मुझे यहाँ पे अपनी फाइल ऐड करनी है पेमेंट मीडियम फॉर्मेट में। तो मैं ये लगा देता हूँ, दिस इज पेमेंट मीडियम फॉर्मेट। और हमें ये बेसिकली ऐड करना है। तो यहाँ पे करेंगे न्यू एंट्री एंड फॉर्मेट, जो हमारा फाइल फॉर्मेट है GFI मयूर। सर्च करने से नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग दिखाता है और ये हमारा एग्जिस्टिंग की लिस्ट में नहीं है। ठीक है ना, हम नया ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे GFI मयूर और वही डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं अपन। और यहाँ पे ये टिक करना होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मीडियम एंड पेमेंट मीडियम में कंपनी शीट, टिक कर दो। यहाँ पे टाइप क्या है, हम फाइल बना रहे हैं। तो पेमेंट का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ फाइल फॉर सेंडिंग इट टू बैंक। यू कैन क्रिएट एन iDoc। ठीक है। अगेन iDoc से पेमेंट हो, मतलब iDoc से बैंक को जाए। यहाँ से iDoc बनेगा, फिर बीच में वो बैंक को जाएगा, फिर फाइल में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होके बैंक को जाएगा। तो मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग फ्लैट फाइल बना रहे हैं, विल टेक फाइल। एंड देन कंट्री, ये फाइल हम लोग इंडिया में यूज करने वाले हैं। एंड अगेन यहाँ पे ये फॉर्मेट दे दो GFI मयूर वाला। एंड यूजिंग DME इंजन कर दो। और यहाँ पे दे दो कि कंपनी कोड के लिए सेपरेट फाइल बनेगा, हर कंपनी कोड का अपना अलग फाइल बनेगा, हर हाउस बैंक का अपना अलग फाइल बनेगा। ठीक है। एंड बैंक अकाउंट, हर बैंक अकाउंट का अलग से फाइल क्रिएट करना है क्या, या फिर सिर्फ बैंक के लिए कॉमन फाइल बनाना है। कॉमन फाइल हम नहीं बनाते नॉर्मली, बैंक अकाउंट लेवल पे क्रिएट करते हैं अलग अलग फाइल। तो यहाँ पे वही लिखा है पेमेंट मीडियम आउटपुट, मतलब फाइल डिवाइडेड बाय लेवल, किस लेवल पे क्रिएट करना है। हर कंपनी कोड का अलग फाइल, हर हाउस बैंक का अलग फाइल और हर बैंक अकाउंट का अलग फाइल। अगर मेरे कंपनी के अंदर HDFC में 3 बैंक अकाउंट होंगे तो मैं सबका अलग अलग फाइल क्रिएट करूंगा, पेमेंट फाइल। एक ही फाइल में तीनों बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं डालूंगा, 3 अलग अलग फाइल बनाऊंगा। ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है मैं इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज योर टी कोड OBPM4, सॉरी OBPM1, OBPM1। तो बस टेम्पलेट है ना, हाँ करेक्ट तो है। एक नहीं यूज कर सकते, मतलब एक ही बैंक के इसमें एक बैंक के 3 अकाउंट कंबाइन। नहीं, टेम्पलेट तो सेम रहेगा, लेकिन आपको फाइल्स अलग अलग चाहिए क्या। अगर आपको नहीं चाहिए, मान लो हमें चाहते हैं कि पूरे बैंक का एक सिंगल फाइल बने, तो ठीक है, इसको हटा दो फिर। आपको बैंक लेवल पे सिंगल फाइल बनेगा ना। मान लो मैं ये हटा देता हूँ ना, तो फिर क्या होगा कि HDFC का जब पेमेंट हो रहा है और HDFC से हो रहा है, तो कोई भी ब्रांच का कोई भी अकाउंट हो, फाइल एक ही बनेगा ना। कोई भी ब्रांच का कोई भी अकाउंट हो, फाइल एक ही बनेगा, क्योंकि हमने बोल दिया है कि हम पूरी HDFC के लिए एक सिंगल फाइल बनाएंगे ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। हाँ, अकाउंट लेवल तक नहीं जाते, मान लो ऊपर ही रख देते हैं उसको। सेव कर दिया मैंने, इसको हटा दिया मैंने उसको। ठीक है। तो हमारी लेटेस्ट में ये है, इसका दोबारा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तब तब उसको टिक करेंगे हाउस बैंक अकाउंट को। फॉर्मेट सेम रहेगा, केवल फाइल अलग अलग बनेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। क्लिक करेगा नहीं कौन सा आएगा। हाँ, फॉर्मेट तो एक ही है, क्योंकि HDFC चाहे आपके खराड़ी ब्रांच में हो, चाहे वाकड़ में, चाहे दिल्ली के ब्रांच में हो, टेम्पलेट तो HDFC का एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा।
ठीक है, तो OBPM 1 में जाकर के मैंने बेसिकली ये डिटेल्स मेंटेन की, इसको सेव किया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वो लिस्ट आ गई होगी, अब हमारी देखो यहाँ पे मयूर आ गई है। ठीक है, ZFI मयूर आ गया यहाँ पे। अब ये FBZP में अवेलेबल होगा, तो अब मैं जाऊँ वहाँ पे FBZP में, H के अंदर, और यहाँ पे मयूर लिखूँ, सर्च में भी आ जाएगा और लिखने पे ले भी लेगा वो। ठीक है, ले रहा है, एंड सेव इट। सेव हो गया। तो मैंने आपकी फाइल फॉर्मेट यूज कर ली, टेम्पलेट। ठीक है, उस टेम्पलेट में क्या है, उस टेम्पलेट में फिलहाल ये तो राकेश वाला है, इसको बैक जाओ, मयूर कर लो, डिस्प्ले। उस टेम्पलेट में ये मयूर के अंदर फिलहाल एक सेगमेंट है, एक ही बस हमने दिया है फील्ड विच इज कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यू, और जिसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये है। टोटल कितना डिजिट लॉन्ग है, 8 डिजिट लॉन्ग है, और वो 8 डिजिट्स ही है, फिक्स्ड वैल्यू। तो फाइल जनरेट होगा तो उसमें सिर्फ यही वैल्यू आने वाली है और कुछ नहीं आने वाला है, बाकी सब धीमे धीमे ऐड करेंगे हम लोग, ताकि आपको पूरा समझेगा। तो फाइल बनाया, फिर OBPM 1 में गए, उस फाइल को हमने पेमेंट मीडियम में इनेबल किया कि इस फाइल को हम यूज करेंगे FBZP में, और अब वो FBZP में जाके हमने मेथड के आगे यूज कर लिया। ठीक है, इसको बाहर आ जाते हैं, और अब हम पेमेंट रन करेंगे। F110 जो पुराना प्रपोजल था उड़ा रहा हूँ। ठीक है, उड़ा दिया, वापस से प्रपोजल रन करेंगे। तो इस बार क्या करेगा, वो देखेगा मेथड H है, FBZP से टेम्पलेट उठाएगा ZFI मयूर, और उसके हिसाब से आउटपुट लाएगा। अब देखो टेम्पलेट कौन सा यूज कर रहा है, ZFI मयूर। ठीक है, बराबर है। अब देखते हैं आउटपुट कैसा आया, गो बैक एंड गो टू एनवायरनमेंट। ये देखो मयूर वाला कौन सा है इसमें, ये तो मेरा है, वेयर इज एक सेकंड, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आना चाहिए था राइट, 4 करके। ये तो बराबर है, एंट्री इंडिया 25 वहां दिखा रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा। डिस्प्ले लॉग में तो देख लिया हमने, ZFI मयूर यूज हो रहा है ना। हाँ, नीचे बोल रहा है, नीचे एरर है, नो पेमेंट मीडिया क्रिएटेड इन फॉर्मेट दिस, ना मतलब वो टेम्पलेट पिक तो कर लिया, लेकिन आपको बोला नो पेमेंट मीडिया क्रिएटेड, मतलब फाइल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, ऊपर लिखा है नो वेरिएंट फाउंड फॉर पेमेंट मीडियम, कुछ वेरिएंट असाइन नहीं है। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये बहुत कॉमन एरर है आपके जो ऑफिस में आते हैं, मतलब प्रोडक्शन में भी आते हैं, बहुत कॉमन एरर है। जब कोई नया इम्प्लीमेंटेशन चलता है तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं हमें। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, दिस इज द एरर। ठीक है, तो टेम्पलेट तो यूज हो गया, लेकिन बोल रहा है आपने वेरिएंट नहीं दिया, नो वेरिएंट फाउंड। जैसे चेक में भी हम वेरिएंट देते थे, वहां पे वेरिएंट में था चेक लॉट, यहाँ पे फाइल है तो फाइल के वेरिएंट भी हमें कहीं देना पड़ेगा। यहाँ तो चेक लॉट नहीं होगा, यहाँ पे फाइल में कुछ और वेरिएंट होंगे, पर होंगे जरूर। पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि हमें ये एरर आया। ठीक है, तो हमें देखना है कि वेरिएंट हम कहाँ मेंटेन करेंगे। तो अगर आप जाते हो लेट्स सपोज इसमें FBZP में, तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कहीं वेरिएंट देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। या फिर F110 में जाते हो, जब आप रन करते हो, खुला हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे फाइल वाला तो प्रोग्राम ही नहीं आया। लास्ट टाइम आता था ना RFFF OS_C, और आगे आप चेक का वारंट देते हो। तो यहाँ पे वैसा कोई फाइल का वारंट आया नहीं, ये तो पेमेंट एडवाइस का है, जिससे आप पेमेंट एडवाइस भेज रहे हो। ठीक है ना, लेकिन फाइल जनरेट करने का यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है। तो हमें वारंट कहाँ देना है, तो वारंट हमें देने के लिए एक दूसरे टी कोड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, विच इज बेसिकली OBPM 4। अभी घबराना नहीं, बस यही 2-3 टी कोड है जो यूज हो रहे हैं, एक जहाँ से फाइल क्रिएट हो रहा है, OBPM 1 एंड OBPM 4। तो ये हो गया हमारा पेमेंट मीडियम का वेराइंट, वेराइंट फॉर पेमेंट मीडियम, स्पेशली फाइल, बेसिकली फाइल के लिए, नॉट फॉर चेक। तो हम यहाँ से फाइल के लिए वेराइंट क्रिएट करेंगे, OBPM 4 पे जाएंगे। तो लेट्स गो टू OBPM 4, OBPM, सॉरी, हो रहा है। OBPM 4 पे गए, हम अपना वाला चूज करते हैं, ZFI मयूर, ये रहा ZFI मयूर। और हमारी कंपनी कोड में देखो ये HDFC यूज हो रहा है, और यहीं पे हमें वेराइंट देना है। ठीक है ना,
तो मैं फाइल चूज कर रहा हूँ। राकेश में मैंने दिया था, वो हट गया अभी। मयूर में देखो ये है, मयूर में ये कंपनी कोड है, ये अपना हाउस बैंक है। क्यों ये दो ही आया? क्योंकि हमने बैंक अकाउंट को अनटिक कर दिया था यहाँ पे, ये देखो कंबाइन नहीं किया था। हाँ, अगर वहां कंबाइन करते तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आता अगला कॉलम ना। हमने यहाँ पे अनटिक किया है उसको, यहाँ पे, ठीक है, इसलिए वहां पे कंपनी कोड और हाउस बैंक आया। अगर मैं जाके वहां लगा दूंगा ना अकाउंट, तो यहाँ पे अगला वाला कॉलम अकाउंट आ जाएगा। मतलब वेरिएंट आप इस कॉम्बिनेशन को दोगे, फिर हाउस बैंक और अकाउंट कॉम्बिनेशन को। तो फिलहाल नहीं है, मुझे यहीं पे वो वेरिएंट मांग रहा है, यहाँ पे वेरिएंट देना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये ब्लैंक है और इसी का वेरिएंट हमें देना है। तो हमने यहाँ पे मयूर दिखाया एंड देन ये ब्लैंक है, दिस इज द वेरिएंट जहाँ पे कुछ दिया नहीं है हमने, ठीक है ना। सर ये और सेम ये ही वारंट दोनों बैंक को दे सकते हैं क्या, अलग अलग बैंक को, क्या दे अलग अलग सकते, दे क्रिएट? सकते। ओके वेरिएंट नहीं नहीं, अलग अलग बैंक को तो अलग अलग देंगे ना। ओके, बट अकाउंट अगर अलग अलग रहेंगे तो सेम सेम बैंक में अकाउंट अलग रहेंगे तो सेम वारंट दे सकते हैं ऐसे? नहीं, हमने तो अकाउंट को वो कर दिया ना, अकाउंट लेवल पे हम गए ही नहीं। यहाँ हाँ, से देखो एग्जांपल हमने, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाँ अकाउंट क्रिएट होता है और एचडीएफसी के हाँ, दो तब दे अकाउंट होते हैं, सकते हैं, तब दे सकते तब हैं। दे सकते हैं? अगर हम यहाँ पे टिक ओके करते तो यहाँ पे इनेबल करता वो कि वेरिएंट आप अकाउंट लेवल पे दो, तो यहाँ पे अकाउंट लेवल पे अलग अलग दे सकते हैं आप। पहले मैं ये लिख देता हूँ और फिर दिखाता हूँ उसमें वेरिएंट में क्या है। ओ बी पी एम 4 में हम वेरिएंट दे रहे हैं, ओ बी है ये, सॉरी, ओ बी पी एम 4। पहले था अपना ओ बी पी एम 1, अब है ओ बी पी एम 4, ठीक है। अब देखो वेरिएंट में क्या है। तो ये डिस्प्ले मोड में हमें इसके एडिट में जाना है, यहाँ पे एडिट बटन है। अब ये एडिट में आ गया। अब यहाँ पे वेरिएंट लिख देता हूँ मैं, जी एफ आई मयूर वेरिएंट, ठीक है, मैंने लिख दिया। एंड गो टू दिस, डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट, यस, ठीक है। अब ये वेरिएंट क्रिएट हो रहा है, ये प्रोग्राम है जो कि फाइल जनरेट करता है, एस ए पी एफ पी ए वाई एम। इसी प्रोग्राम से, प्रोपोर्ट मतलब प्रोग्राम है बेसिकली, इस प्रोग्राम से फाइल क्रिएट होता है और ये फाइल का टेम्पलेट है और हम वेरिएंट की स्क्रीन पे है, एडिट वेरिएंट। तो यहाँ पे हम दे देंगे फॉर्मेट क्या है, जी एफ आई मयूर, बस इतना ही देना है, इंटर। और कुछ नहीं, ये सब इनेबल कर दो। पेमेंट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन हटा दो, अदरवाइज प्रपोजल रन के टाइम पे फाइल नहीं बनेगा ना। अगर लगा दिया मतलब अगर पेमेंट डॉक्यूमेंट है तो ही फाइल बने, लेकिन प्रपोजल के टाइम पे तो पेमेंट डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है ना, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन में मूव करेंगे तो उसके फिर लगा देंगे। मैं इसको हटा दिया ताकि प्रपोजल में भी फाइल बने। अब यहाँ पे आउटपुट टू फाइल सिस्टम, मैं इसको टिक करूंगा और यहाँ पे पाथ दे दूंगा, तो फाइल बन के यहाँ पे सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सपोज करो हमें फाइल किसको भेजना है, बैंक को। लेकिन हम बैंक को कैसे भेजेंगे, हम क्या करेंगे, किसी फोल्डर में सेव करेंगे और उस फोल्डर का एक्सेस बैंक को रहेगा, बैंक अपने आप वहां से पिक कर लेगा, ठीक है ना। वो भी एक ऑटोमेशन रहेगा कि जब भी यहाँ पे फाइल आएगी ऑटोमेटिकली वो अपने आप पुल अप हो जाएगा बैंक में ना। तो हमारा काम होता है बस इस फोल्डर में फाइल जाए, बाकी बैंक अपना पुल कर लेगा वहां से। तो हमें एक पाथ देना है, तो लेट्स टेक दैट पाथ। मैं यहाँ से पाथ ले लेता हूँ, रिमोट कनेक्शन का पाथ देना होगा, अपना लोकल का नहीं चलेगा, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप डाउनलोड्स पे, और मैं यहीं पे एक डाउनलोड्स में एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आप फोल्डर वोल्डर बनाओगे ना, वो प्रोवाइडर क्लीन कर देता है, क्योंकि कल मैंने एक फोल्डर बनाया था, आज वो नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए आप हमेशा एक नया बना सकते हो, राइट, चेक करने के लिए, कल हटा देगा वो क्लीन कर देता है। तो मैंने बोल दिया कि फोल्डर का नाम है मयूर पेमेंट फाइल, मयूर डीएमवी फाइल या पेमेंट फाइल, पेमेंट फाइल्स, ठीक है, ये दे दिया। अब मुझे इसका पाथ चाहिए, इसको ले लो। सॉरी, डाउनलोड्स में गए, मयूर पेमेंट फाइल पे गए, प्रॉपर, सॉरी रीनेम नहीं करना था मुझे। इसका पाथ कहाँ मिलेगा मुझे, प्रॉपर्टीज में मिल जाना चाहिए, आधा अधूरा मिल रहा है। हाँ तो ऊपर भी मिल जाएगा जिधर ब्लू एरो है, हम, ये वाले, हाँ ये, डबल क्लिक करो। जैसे मान लो इस फाइल के अंदर हूँ। अच्छा, मिल गया, ठीक है, ये ले लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो सिस्टम क्या करेगा, जब ये फाइल क्रिएट करेगा इस टेम्पलेट से, तो इस पाथ पे जाके सेव कर देगा, डाउनलोड्स में जाएगा और इस फोल्डर में जाके फाइल को डाल देगा, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये है मेरा वेरिएंट।
ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्मेट से जब इस टेम्पलेट से जब भी फाइल बनेगा तो क्या बनेगा, मीडियम एक्सचेंज समरी एंड लॉग, ठीक है। और प्रिंट पैरामीटर में आप प्रिंटर दे सकते हो कि किस प्रिंटर से प्रिंट करना है ये वो। तो ये तो सॉफ्ट कॉपी है, तो हमें हार्ड प्रिंटर से प्रिंट नहीं करना है, राइट। तो बेसिकली आउटपुट टू फाइल सिस्टम, यहाँ पे जाके फाइल सेव होने वाला है। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये हमने दे दिया वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे नाम डाला GFI मयूर वेरिएंट, और ये वेरिएंट है हमारा। अब मैं जाता हूँ बैक, एक्सिक्यूट, इसको सेव कर दो। डाटा वॉज सेव्ड। तो मेक श्योर करना है कि आप वेरिएंट सेव कर लो, ठीक है। और डिस्प्ले में जाके देख भी लो कि दिख रहा है कि नहीं। कई बार होता है कि वो सेव ही नहीं होता है। तो हमारा वेरिएंट बन गया है। अब हम जाके उसी प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, प्रपोजल को। मैंने इसको लिया, डिलीट किया, प्रपोजल रन किया, ग्रीन हो रहा है। लॉग पे गए, ये देखो मयूर का था, और इस बार हुआ है, राइट। पेमेंट मीडिया क्रिएट हुआ है, ये सब दिख रहा है, राइट। ये फाइल का पाथ दिखा रहा है ना, मयूर पेमेंट फाइल्स 0011 समथिंग दिखा रहा है, मतलब बना है। अब जाके देखते हैं फाइल में क्या है। पेमेंट मीडिया में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये आपको वहां जाके देखना है फाइल। एक तो वहां देखना है, दूसरा हमने जो फोल्डर दिया है वहां पे गया होगा, वहां पे गया होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, पेयर में एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, ये देखो आ गया। तो मयूर वाला ये वाला है, सीक्वेंस नंबर 1। इसको लिया और डिस्प्ले करते हैं। देखो ये आया कांस्टेंट जो हमने दिया था, C98X123 है ना। इसको डाउनलोड करेंगे तो फाइल में इतना ही दिखेगा। इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड तो ऑलरेडी हो रखा होगा, वेट डाउनलोड क्यों करना, हमने जो पाथ दिया था वहाँ ऑलरेडी होना चाहिए। तो हमारा जो पाथ है डाउनलोड नहीं हुआ है इसके अंदर। नहीं ऐसा नहीं है, डाउनलोड हो जाता है, लेकिन इसमें भी अभी क्या होगा कि बेसिस टीम होती है जो एक्सेस देती है कि एसएपी से बाहर क्या चीजें जा सकती हैं, ये कंट्रोल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको लोकल मशीन रिमोट सिस्टम पे कॉपी ले रहे हैं, मतलब एसएपी से बाहर निकाल रहे हैं ना। एसएपी से डाउनलोड कर रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं पेमेंट फाइल। तो उसका एक्सेस बेसिस टीम को इनेबल करना होता है, तो ये मेनली एक्सेस का इशू है। नहीं तो यहाँ पे बन जाता फाइल अपने आप। डाउनलोड करना डाउनलोड हो जाएगा, मैनुअली तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली भी आ जाना चाहिए था। एक बार लॉग देखेंगे तो शायद लॉग में दिख भी जाए हमें कि एक्सेस का प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा है, बट ऑटोमेटिकली नहीं बना इसका मतलब ये एक्सेस का इशू है। नहीं तो ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए। एक बार वेरीफाई करता हूँ फिर से रिफ्रेश करके। डाउनलोड्स में गए, इसमें गए, नहीं बना है, मतलब एक्सेस का इशू है। मान लो मैं मैनुअली डाउनलोड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लॉग में चला गया, सॉरी। मैं इसको लूंगा एंड आई गो ऑन डाउनलोड, और ये पाथ हमारा ठीक है, कंटिन्यू। तो ये बेसिकली डाउनलोड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया होगा क्योंकि मैंने मैनुअली कर दिया। क्यों नहीं दिख रहा है, सर पाथ वो में बाहर कुछ ही हुआ गलती है, हो रही। नहीं नहीं, डाउनलोड्स के फोल्डर में हुआ है सर, मेरे को फर्स्ट फाइल। यहाँ पे आया, शायद। बाहर क्यों गया, पाथ हमने गलत मेंटेन किया है, डाउनलोड तो हम्म हुआ है। और ये कौन सा है, ये भी वही है क्या। ये पुराना है 993। ये पुराना वाला है, तो पुराने वाले को उड़ा दो। तो बाहर क्यों जा रहा है, हमारे पाथ के अंदर क्यों नहीं गया। रेसिपी से बाहर तो निकल रहा है पर पाथ पे नहीं गया, कहीं और ही पहुंच गया। तो हमें जाना पड़ेगा वेरिएंट के अंदर, वो भी PM4। वेरिएंट में कुछ तो गलती है, और हमारा फाइल लेना पड़ेगा GFI मयूर, और वेरिएंट को चेक करेंगे अपन। एडिट में जाते हैं पहले, चलो। एडिट में गए, मेंटेन वेरिएंट में जाएंगे, वेरिएंट लिखा है यहाँ पे, मेंटेन वेरिएंट है, एडिट वेरिएंट। एडिट वेरिएंट में गए तो ये पाथ लिखा है, पाथ तो बराबर है, राइट। यस। पर सेविंग वो फोल्डर के अंदर नहीं कर रहा है, वो सेविंग बाहर कर रहा है ना। बाहर क्यों जा रहा है पता नहीं।
नहीं, चलो फाइल तो अपनी बन रही है, ठीक है। हाँ, फाइल तो बन गई है। मैं इसको पेमेंट रन करूंगा तो हो जाएगा, पर अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारा उसमें एलिमेंट ऐड करना है, ताकि नहीं तो मुझे बार बार प्रपोजल को करना पड़ेगा, नया नया पेमेंट रन करना पड़ेगा। तो जब मैं काम कर रहा था वो उसमें आईबीएम में, एचडीएफसी और एचएसबीसी, तो मेरे पास जब इशू आया था तो एस्केलेटेड था, मतलब वो 6 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा था, फाइल बन ही नहीं पा रही थी। ठीक है, मतलब अलग अलग कंसल्टेंट काम किए थे उस पे। पहले किसी बंदे ने किया था, वो रिजाइन करके चला गया, फिर किसी मैम को मिला था, उनके पास भी काफी दिन तक था, फिर एस्केलेट स्केलेट होके फिर मेरे पास आया था। तो मेरा भी लगा उसमें 15 दिन। और मैंने कितने बार प्रपोजल रन किए थे? एक पेमेंट रन एचडीएफसी का मैंने 150 बार प्रपोजल रन किया था, क्योंकि हर बार चेंज करके देखना पड़ता था कि हमें जो चाहिए वो आया कि नहीं। और अगर आपकी फाइल में, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है, जब इसमें डेटा ऐड करते जाओगे, अगर छोटी सी भी गलती है तो आपका फाइल का आउटपुट नहीं आएगा ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम किधर है, क्योंकि इसमें कोई लॉग नहीं बनता है। ठीक है ना, इसमें कोई लॉग नहीं है, आप देख पाओ कि हमारा कहाँ पे गलत हो रहा है। बस आप देखोगे कि फाइल गलत बन रही है, कहाँ गलती हो रही है पता ही नहीं चलेगा। तो यही प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे मैंने सब उड़ाए, सब डिलीट किए, और पूरे एलिमेंट्स मैंने स्टार्ट से क्रिएट किया। और हर एक एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद चेक पे जाके चेक करो, कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो गया ना। जैसे आपकी डीएमई फाइल जो है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक का ऑप्शन आता है। तो आप जब कोई फाइल देखते हो तो यहाँ पे चेक का ऑप्शन आता है ना। तो छोटा सा भी चेंज करो, गो फॉर चेकिंग, कि कहीं फाइल गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो जब भी मैंने कुछ भी किया, मुझे तुरंत चेक करना था सेव करने से पहले, कि कहीं फाइल इनकंसिस्टेंट तो नहीं, क्योंकि मेरे पास जो फाइल बन के आई थी वो इनकंसिस्टेंट थी। अब वो मिल ही नहीं रहा था कि वो इनकंसिस्टेंट क्यों है। कोई लॉग नहीं, कुछ नहीं, और वहां पे ये पूरा ढेर सारा एलिमेंट क्रिएटेड है, काफी कॉम्प्लेक्स फाइल थी। तो आप खोज ही नहीं सकते, मतलब समंदर में सुई खोजने बैठे हो। तो इससे अच्छा है डिलीट करके फिर से बनाओ। तो मैंने डिलीट किया, जितनी चीजें डिलीट की, और डिलीट करते वक्त भी मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, कि अगर कंसिस्टेंट हो गया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। राइट, और उसके आगे की चीजें बिल्ड करूंगा। तो सारी डिलीट भी नहीं करनी है। तो वैसा था। हाँ, तो बहुत टाइम लगता है कुछ भी करो। पहले कंसिस्टेंसी चेक करो, फिर उसका आउटपुट लाओ प्रपोजल में, फिर प्रपोजल का आउटपुट चेक करो कि वो जो बैंक ने मांगा था वैसा हुआ कि नहीं। तो काम कैसे होता है, जैसे आपने पूछा अभी, तो बैंक हमें ये टेम्पलेट देता है। ठीक है, बैंक क्या करेगा, बैंक एक्सेल शीट शेयर कर देगा या फिर एक टेम्पलेट शेयर कर देगा आपके साथ, और वहां पूरा हाईलाइट कर देगा कि ये करेक्टर इतने डिजिट्स का होगा, ये बैंक नेम इतने डिजिट्स का होगा, यहाँ पे ये देना है, वहां पे ये देना है, सब बता देगा पूरा। प्रॉपरली आपको बैंक का टेम्पलेट मिल जाता है, बैंक ही बताता है आपको। आपका काम है कि आप जब फाइल भेजोगे तो उसी टेम्पलेट को मैच करा के भेजो आप। कुछ भी गलती होगा तो फिर वो फाइल वर्क नहीं करेगा, पेमेंट नहीं होगा। हाँ, तो टेम्पलेट बैंक ने दे दिया, उनकी भी एक आईटी सेल है, उनके आईटी वाले ने हमने दे दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग अपना जब ये सब कर लेते हैं और फाइल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर टेस्टिंग करना है उस फाइल को लेके, तो उस फाइल को हम बैंक को भेजते हैं कि आप टेस्ट करो ये। तो बैंक बहुत ढीला काम करता है। बैंक का तो मेन काम बैंकिंग का है ना, वो आपके लिए नहीं खोला है बैंक, मतलब आपका जस्ट एक सर्विस है। तो उधर से जो बंदा है वो जल्दी रिप्लाई नहीं करता है। वो हफ्ते 10 दिन में एक बार आएगा, आधे घंटे के लिए। ठीक है, और वो अपना थोड़ा बहुत इनपुट देगा और गायब हो जाएगा अगले 1 महीने के लिए। ठीक है। तो बहुत ढीला रिस्पॉन्स आता है, और आप परेशान हो जाओगे कि इतना प्रेशर है और साला वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, टेस्ट ही नहीं हो रहा। और उसने अगर 10 इशू बता दिए तो अगला फाइल जब जनरेट करोगे तो हो सकता है 10 में से 8 रिजॉल्व हो गए, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं। फिर आप बैंक का वेट करो, फिर आप भेजो, फिर वो जब रिप्लाई करेगा तब करेगा। राइट, बहुत ढीला काम होता है बैंक साइड से। एनीवे, तो यहाँ पे देखो, ये फाइल हमने नई बनाई थी। फाइल में क्या किया था हमने, यहाँ पे जो दिया था दैट इज लाइक फिक्स्ड, इसमें कुछ नहीं करना है, जो है वैसा ही मेंटेन करना है। हमें दिमाग इधर लगाना है कि ये क्या बनाने हैं, फील्ड्स क्या क्या है। तो मेरे पास जो अभी एग्जांपल है हम उसके हिसाब से क्रिएट करेंगे। हम इसके हिसाब से क्रिएट करने वाले हैं। कहाँ गया यार, बहुत ऊपर चला, ये रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला। अब हम आएंगे कंपनी का नाम पॉपुलेट करना है, कंपनी नेम। अब कंपनी का नेम कोई फिक्स नहीं है। अगर Z000 से होगा तो राकेश प्राइवेट लिमिटेड आएगा। अगर वो मयूर की कंपनी से होगा तो मयूर वाली कंपनी का नाम आएगा, किसी और की कंपनी से होगा तो उसकी कंपनी का नाम आएगा। तो ये तो वेरिएबल है। राइट, तो वेरिएबल है तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, बदलेगा ये। तो हमें वेरिएबल ही देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक और एलिमेंट ऐड करते हैं। सपोज करो मैं फिक्स पे गया, सॉरी, इसको पहले एडिट मोड में आ जाओ, एडिट में गया, सेगमेंट में गया, और एक और क्रिएट करता हूँ, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, एक और एलिमेंट, वो एलिमेंट का नाम रख देते हैं अपन कंपनी नेम। ठीक है, ये नाम रख दिया मैंने, कंपनी नेम। बैंक ने लंबाई कितनी बोली है, 40 कैरेक्टर, लेंथ 40 कैरेक्टर। ठीक है, और ये कांस्टेंट नहीं है, इट्स सिर्फ चेंजेबल वैल्यू, बदलेगा वो। तो इसका मतलब है हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रक्चर, और दूसरे ऑप्शंस क्या है बाद में बताऊंगा, फिलहाल स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप एसएपी की किसी टेबल से वैल्यू फेच करोगे, ठीक है ना, एसएपी की किसी टेबल से फेच करोगे। तो देखो दो कंसेप्ट होता है, एक होता है टेबल, एक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है यार, डिफरेंस नहीं है। टेबल एंड स्ट्रक्चर, टेबल हम समझते हैं, टेबल जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना, जीएल मास्टर टेबल, कस्टमर मास्टर टेबल, वेंडर मास्टर टेबल, बैंक मास्टर टेबल, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। सिमिलरली ट्रांजेक्शनल डेटा, राइट, जीएल की पोस्टिंग, ओपन इनवॉइस, सब कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। दैट इज ऑल टेबल। बट व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर टेबल ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है, ठीक है ना, बहुत माइन्यूट फर्क है दोनों में। कोई बता सकता है, किसी को पता है व्हाट इज स्ट्रक्चर, डिफरेंस क्या है टेबल और स्ट्रक्चर में? In a table, we just define in a tabular format, and structure with the structure we define with the diagrams using. Done. नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं तो उसमें डिफाइन कर रही हूँ। मैं समझ गया, पर वो नहीं है एक्चुअली। देखो स्ट्रक्चर टेबल में जो फर्क है बताता हूँ आपको। तो हम लोग जो कंसल्टेंट्स होते हैं फीको वाले, हम मोस्टली टेबल से काम करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर से कुछ काम नहीं होता है। और एवेपर जो होता है वो मोस्टली स्ट्रक्चर से ही करता है, उसका टेबल से काम कम रहता है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में वो देखो। फर्क ये है, पहले मैं एकदम ले एग्जांपल समझाता हूँ कि बेसिकली ये कह लो कि स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ रन टाइम पे होता है। रन टाइम मतलब जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर प्रोग्राम को रन करने में 5 सेकेंड्स लगा है तो 5 सेकेंड्स के लिए स्ट्रक्चर में डेटा रहता है, ठीक, ध्यान सुना, समझ में आएगा। केवल रन टाइम में स्ट्रक्चर के अंदर डेटा होता है, जैसे ही रन टाइम खत्म स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा गायब हो जाता है, ठीक है। वो प्लेन एग्जांपल समझाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आप किचन में गैस पे आपने लेट्स सपोज चढ़ा रखा है कोई बर्तन, ठीक है ना, कढ़ाई चढ़ा रखा है और कढ़ाई में आप खाना बना रहे हो। खाना बनने के बाद लेट्स सपोज खाना बना है आपका 15 मिनट, गैस पे कढ़ाई में खाना बन रहा है, ठीक है, 15 मिनट के लिए आपने खाना बनाया है, उसको चलाया वाला है, जो भी किया, खाना बन रहा था। 15 मिनट बनने के बाद आपको हटा के उसको किसी और कंटेनर में डाल दोगे, ठीक है, ये बन चुका है, कंटेनर में डाल दिया है। अब उस कंटेनर में वो पड़ा रहेगा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। उस कढ़ाई में कब तक था? केवल जब तक वो बन रहा था, 15 मिनट के लिए। तो हमारा जो कढ़ाई है ना, दैट इज लाइक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे चीजें बन रही थी 15 मिनट के लिए। और उसके बाद बनने के बाद हमने जहां उसको परमानेंटली स्टोर कर दिया, दैट इज टेबल ना। और जो फील्ड्स आपको टेबल में दिखेंगी वही फील्ड्स आपको स्ट्रक्चर में दिखेंगी, सब कुछ सेम रहने वाला है। स्ट्रक्चर में और टेबल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक में डेटा आता है सिर्फ रन टाइम में, एक में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इनके टी कोड्स, तो आपको और क्लियर होगा। देखो टेबल देखने का टी कोड क्या है, SC16N, है ना। SC16N में जाते हो और जो टेबल देखना होता है देख लेते हो। मान लो आप एसी डोका देखते हो, ठीक है, तो ये एसी डोका का टेबल है। स्ट्रक्चर देखने का टी कोड क्या है, SC11, ये देखो एबैप डिक्शनरी। अब यहाँ पे हमें कौन सा देखना है, एसी डोका एंड डिस्प्ले, ये एसी डोका का स्ट्रक्चर है। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, सॉरी कहाँ गया, इसको फुल कर लेता हूँ। तो ये एसी डोका का स्ट्रक्चर है, दिस इज डिक्शनरी स्ट्रक्चर। और ये जो है एसी डोका का टेबल है। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट, लेजर, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, ये टेबल है। और बिल्कुल यही आपको यहाँ दिख रहा है, लेजर, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, ये क्लाइंट है, ठीक है ना। ये देखो क्लाइंट, लेजर, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, सब कुछ वही है। अगर आप नीचे देखो लास्ट तक जाओ, लास्ट में क्या है यहाँ पे, डेटा फिल्टर वैल्यू फॉर डेटा एजिंग, और वही टेबल पे जाओ, ये देखो डेटा एजिंग ना। तो जो आपके टेबल में फील्ड्स हैं वही सब कुछ आपके स्ट्रक्चर में भी है। इट्स लाइक आपका परछाई समझ लो उसको, ठीक है ना, सिर्फ परछाई है वो, एग्जैक्ट सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चर में डेटा आता है सिर्फ रन टाइम पे और फिर जाके टेबल में स्टोर होता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो, आपने बोला हम FB01 से एंट्री मारेंगे। तो FB01 पे गए, आपने हेडर वेडर दिया, आपने आइटम दिया, ठीक है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप जाके देखते हो कि टेबल अपडेट हो गया, टेबल एसी डोका में वैल्यू चली गई, यही होता है। लेकिन इसमें वैल्यू यहाँ तक पहुंचने के पहले और भी कुछ हुआ है। यहाँ पहुंचने के पहले ये आया है स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर एसी डोका का जो स्ट्रक्चर था पहले वहां आया है वैल्यू, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू दिया था आपने पहले, ये स्ट्रक्चर में पहुंचा है, क्योंकि रन टाइम में पहले स्ट्रक्चर में जाता है।
आप जब सेव कर रहे हो तो सेव क्लिक करते ही क्या हो रहा है, कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है, जो आपने दिया है उसको सेव कर रहा है वो। ठीक है, मतलब कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ डेटाबेस अपडेट हो रहा है। तो डेटाबेस यहाँ अपडेट होने से पहले चीजें पहले स्ट्रक्चर में आएंगी। ठीक है ना, जब स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, प्रोग्राम कंप्लीट जब हो जाएगा, तब वो डेटा आपको यहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पे टेबल के अंदर। आपने देखा होगा पहले कि जब अपन डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, तो सिस्टम डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है और लास्ट में मतलब फिर कुछ एरर आया तो रोक देता है, राइट। जैसे कि नंबर इन मिसिंग है, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, जीएल मास्टर डज नॉट एग्जिस्ट, या कंट्रोलिंग एरिया का नंबर इन नहीं मिला, समथिंग, रोक देता है। तो मतलब वो यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे काम कर रहा है, वो स्ट्रक्चर में आ गया है, और स्ट्रक्चर में वेरीफाई कर रहा है सब कुछ सही है कि नहीं। जब सब कुछ उसको ठीक लगा है, तब वो टेबल में अपडेट किया और तब आपको डॉक्यूमेंट नंबर दिया उसने ना। कभी कभी आता है कि डॉक्यूमेंट अपडेट टर्मिनेटेड, जब पोस्ट करोगे तो आपको लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट टर्मिनेटेड, मतलब डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये तब आता है जब आपके पास नंबर रेंज ना हो, सिस्टम में कोई नंबर नहीं मिल रहा, तो आता है डॉक्यूमेंट अपडेट टर्मिनेटेड। लेकिन जैसे ही सेव किया था तो वो यहाँ गया था, स्ट्रक्चर तक पहुंचा था, सब कुछ चेक करने के बाद देखा कि भाई यहाँ पे अपडेट करने जा रहे हैं तो नंबर जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन वो यहाँ तक तो आया ही स्ट्रक्चर में। तो रन टाइम में स्ट्रक्चर में आता है, और जब सक्सेसफुल हो जाता है, रन टाइम खत्म हो जाता है, तो वो टेबल में चला जाता है। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा, स्ट्रक्चर क्या है, टेबल क्या है, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो सब कुछ पहले स्ट्रक्चर में जाएगा, उसके बाद टेबल में जाएगा, एंड स्ट्रक्चर टेबल की परछाई है। हाँ बोले। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसमें हाफ वर्किंग करोगे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना, सिस्टम यहाँ पे कुछ कुछ वैलिडेशन है, चेक है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कि नहीं, बैलेंस जीरो हो रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप आपने बराबर लिया कि नहीं, अकाउंट टाइप अलाउड है कि नहीं। नहीं रहेगा, नहीं, स्ट्रक्चर रन टाइम है। आपने सेव बटन पे क्लिक किया, इमीडिएटली प्रोग्राम रन हुआ, रन टाइम मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोग्राम रन होते ही तुरंत मिल गया कि ये प्रॉब्लम है, तो वो रोक देगा। रोक गया प्रोग्राम तो आपके स्ट्रक्चर से बाहर हो गया वो। आप पहले फिक्स करो, फिर जैसे ही सेव बटन करोगे फिर से स्ट्रक्चर में आया, फिर से टेस्ट हुआ, अगर एरर मिल गया तो प्रोग्राम रुक गया, प्रोग्राम रुक गया तो आपके स्ट्रक्चर से बाहर हो गया वो, है ना। जैसे हम लोग वहां पे देखे थे, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, याद है, वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन। तो वो पोस्टिंग से पहले होता है और एंट्री के बाद होता है। इंटर कर दिया, जब सेव करते हो तब वो सब्स्टिट्यूट करता है अपडेट करने से पहले। तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर में आता है और वहां पे वैल्यू चेंज करता है, और फिर एसी डोका में टेबल में जाता है। मतलब इन बिटवीन स्ट्रक्चर है, जब भी प्रोग्राम चलता है तो पहले स्ट्रक्चर पिक्चर में आता है और फिर जाके टेबल में अपडेट होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस यहाँ क्या है, हमारे पेमेंट रन से क्या है। पेमेंट रन से सिग्निफिकेंस ये है कि, मैं इसको मिटा देता हूँ, सॉरी। हम जब पेमेंट रन कर रहे हैं, F110 चला रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि सिस्टम में हमें क्या चाहिए कि जब फाइल बने, तो फाइल में हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए हमें पेयर की, कि पेयर कौन है, पेयर का, पेयर मतलब कंपनी, पेयर कौन है, पेयर का बैंक डिटेल मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना, करेंसी कितना, राइट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम किसकी ले रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं पेयर की, कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं पेयर बैंक डिटेल की, पेयर बैंक डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम इनवॉइस की, कि अमाउंट कितना था जिसका पेमेंट कर रहे हो आप, उस किस करेंसी में था। कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं पेई का, मतलब जिसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वेंडर, पेई का। कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं पेई का बैंक डिटेल्स का, कि उसका बैंक नंबर क्या है, उसका एफएससी कोड क्या है, राइट। और जो हम वो पास कर रहे हैं पेमेंट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर के रूप में, वो बेसिकली इनवॉइस से निकल रहा है या पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर से निकल रहा है, राइट। तो बेसिकली अलग अलग इन्फॉर्मेशन को आप पिक कर रहे हो और फाइल में पॉपुलेट करा रहे हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब F110 करते हो तो आप क्या क्या दे रखे हो, आप कंपनी कोड दे रखे हो, जिस वेंडर के लिए पेमेंट हो रहा है सिस्टम को पता है किस वेंडर का पेमेंट हो रहा है, तो वेंडर की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सिस्टम को पता है वो कौन से इनवॉइस को पिक किया है, राइट, सिस्टम नोज इट, कौन कौन से इनवॉइस आपके पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, ये सब है उसके पास। सिस्टम ही पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा, सब कुछ होगा तो पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा फाइल बने, आउटपुट फाइल बने, बैंक फाइल, तो हम यहीं से, लेट मी कॉल इट पेमेंट फाइल, तो हम चाहते हैं हम ये इन्फॉर्मेशन सब फाइल में लाएं। तो होता क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर कहाँ होता है, स्ट्रक्चर में, क्योंकि रन टाइम में पहले स्ट्रक्चर में जाएगा डेटा, उसके बाद वो टेबल लेवल में जाएगा, राइट। पहले तो स्ट्रक्चर में है, और फाइल हमें तभी चाहिए, रन करने के बाद ही फाइल चाहिए तुरंत, मतलब इन्फॉर्मेशन वो रन टाइम से पिक कर ले।
ठीक है ना, प्रोग्राम रन ही हो रहा है और उसी रन टाइम के बीच में वो फाइल जनरेट का इन्फॉर्मेशन पिक कर ले, क्या जनरेट करना है। तो पेयर का जो है एक स्ट्रक्चर, अब एसएपी में 3 स्ट्रक्चर है मेनली, 4 है बेसिकली। 3 याद नहीं आ रहा कितने हैं, लेट मी सी। अब इस पे चले जाओ। 3 है। FPAY-H, FPAY-HX, FPAY-P, ये 3 स्ट्रक्चर है। इस वाले स्ट्रक्चर में पेमेंट मीडिया, पेमेंट डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। अभी थोड़ी देर में देखेंगे किसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, बट मेनली 3 स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, FPAY-H मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने बात की अभी, पेयर, पेई, बैंक डिटेल्स, ये वो सब बेसिकली 3 स्ट्रक्चर में है। कौन कौन से हैं? FPAY-H, एफ सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, FPAY-H, FPAY-HX, FPAY-P, करेक्ट है ना? FPAY-P, ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स में बेसिकली रन टाइम में डेटा आता है। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या कैप्चर कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चर कैप्चर कर रहे हैं किस कंपनी का पेमेंट हो रहा है, किस वेंडर का पेमेंट हो रहा है, किस इनवॉइस का हो रहा है, कितना अमाउंट है, वेंडर का बैंक डिटेल क्या है, सब इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा हर स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो हमें अगर फाइल में इंफॉर्मेशन लानी है तो हमें इन स्ट्रक्चर्स की फील्ड को ही पहचानना है। ठीक है ना? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स में बटी है। तो सपोज करो यहाँ कोई फील्ड है, मैं उसको बोल देता हूँ F1, F2, F3, F4, इसको बोल देता हूँ F5, F6, F7, इसको बोल देता हूँ F8। मैं सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ, कुछ कुछ बहुत ज्यादा होंगे फील्ड्स। F11, इस तरह से। ठीक है, तो हम चाहते हैं पेमेंट फाइल के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इस स्ट्रक्चर का F2 वाला फील्ड आ जाए, इस स्ट्रक्चर का F7 वाला फील्ड आ जाए, इस स्ट्रक्चर का F11 वाला आ जाए। तो हमें यही देना है बेसिकली। तो मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कैप्चर होता है। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे यहाँ पे कंपनी नेम। तो कंपनी नेम में हमने चूज किया कि इट विल कम फ्रॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रक्चर से कौन सा फील्ड? तो आप जाओ सोर्स पे। सोर्स में लास्ट टाइम हमने कांस्टेंट लिया था तो यहाँ पे दिया था। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसको कांस्टेंट देता हूँ तो बाकी सब डिसेबल हो जाएगा, कांस्टेंट इनेबल हो जाएगा। लेकिन मेरा कांस्टेंट नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर है। और कौन सा स्ट्रक्चर है वो यहाँ देंगे हम। अब मुझे ढूंढना है कि कौन से स्ट्रक्चर में मुझे कंपनी का नाम मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जाओगे इसमें, लेट्स से इसको फुल साइज करता हूँ। लेट्स से मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, स्ट्रक्चर देखने का है SC11। ठीक है, पहले वाले पे जाता हूँ, FPAY-H, इसको हटा दो एंड डिस्प्ले। सॉरी वेट, PAY-H, स्पेलिंग गलत थी, आ गया। ठीक है ना? तो FPAY-H जो है उसके अंदर देखो ये सारी चीजें हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं ये देखो। तो यहाँ पे पेई, पेई मतलब वेंडर, तो ये वेंडर की इंफॉर्मेशन नीचे दिख रही है। वेंडर का एड्रेस यहाँ पे है, उसके बाद फिर वेंडर की सिटी यहाँ पे, वेंडर का डिस्ट्रिक्ट मतलब उसका एड्रेस चल रहा है, नेम ऑफ पे मतलब वेंडर। और नीचे आओगे तो यहाँ पे पेमेंट, पेई बैंक इन्फॉर्मेशन मतलब वेंडर का बैंक डिटेल्स। तो अगर मुझे वेंडर का बैंक की चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, वेंडर का अकाउंट नंबर चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, ये वाली फील्ड जो है। ठीक है, तो ये वेंडर की चल रही है। मुझे अपनी कंपनी का नाम चाहिए, राइट? तो हम अपनी कंपनी का नाम कहाँ ढूंढेंगे? ये रहा पेइंग कंपनी कोड। तो अगर मैं ये लेता हूँ ZBUKR, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला नाम, ये वाला फील्ड, तो मुझे पेइंग कंपनी कोड दे देगा, राइट? मतलब मेरी कंपनी कोड। बट ये मुझे शायद दे देगा Z000। मुझे नाम चाहिए ना, जो राकेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कुछ नाम लिखा होगा, मुझे वो नाम चाहिए, कोड नहीं। तो नेम कहाँ ढूंढूंगा? मान लो यहाँ ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुश्किल होगा, आपको बहुत सारा जाके पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके चेक करना होगा। इससे बेटर अप्रोच है कि आप AI को यूज करो। आप यहाँ पे जाओ और सीधा सा लिखो कि इन माई DME file I want to populate, I want to fetch, क्या चाहिए हमें? पेइंग कंपनीज नेम। हाँ, पेइंग कंपनीज नेम। तो विच स्ट्रक्चर एंड विच फील्ड टू मैप इन PMWX। ठीक है, ये जैसे भी लिखो अलग अलग लैंग्वेज में, बट अल्टीमेटली हमें यही चाहिए। तो दे देगा कौन सी फील्ड और कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये दे दिया उसने। FPH में जाओ और ये यूज करो। अब ये हमें लगा के टेस्ट करना होगा कि ये हमें कोड दे रहा है या नाम दे रहा है।
फील्ड नेम दिस और APYH में जाओ और जेट बुकर्स पेइंग कंपनी कोड एक बार लगा के देख लेते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है ना। FPYH यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे दे दिए स्ट्रक्चर इज दिस और फील्ड वैल्यू इज पेइंग कंपनी कोड, ये वाला। ये तो मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ कोड देगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ कितना है, 4 ना, कंपनी कोड 4 डिजिट, तो ये सिर्फ नाम दे रहा है, ये अपना सॉरी कोड दे रहा है, ये फुल नेम नहीं दे रहा मुझे, फुल नेम कहीं सर और से मिलेगी मुझे। गूगल में और एक दिया है उसने, वो ओके, वाला चेक कर। सो कौन सा था, वो पी में जाके FPAY बोल रहा है नहीं, बी नेम। BNAM। हाँ भाई भाई, ये स्ट्रक्चर है और ये फील्ड है, राइट। तो हम पी में जाके चेक करते हैं कि वहाँ अवेलेबल है क्या। लेट्स गो देयर। तो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर था, दूसरा भी खोल लेता हूँ बगल में। SC11 FPAY पी में गए और इसमें हमें चाहिए बी नेम, तो सर्च कर लेते हैं बी नेम और देख लेते हैं क्या है वो। बी नेम मतलब नेम वन, किसका नेम वन है, कंपनी कोड फॉर विच पेमेंट इज मेड, करेक्ट है, ये दे देगा हमें नाम। तो ये जो बी नेम है दिस इज 40 कैरेक्टर लॉन्ग, है ना, तो ये दे देगा हमें, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर के, ये स्ट्रक्चर है का ये वाला फील्ड, ये वाला बी नेम, ठीक है ना, तो ये हमें बेसिकली नाम दे देगा 40 कैरेक्टर लॉन्ग, तो हमारा है भी 40 कैरेक्टर का, ठीक है। एंड इसको पहले चेक करेंगे, कुछ इशू नहीं है, इसको इग्नोर मारो, नॉट असाइन टू ट्री, जस्ट इग्नोर दैट। इसको आप सेव करो, सेव करके फिर से चेक कर लो, ठीक है। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से करना ना, कि बाद में कुछ गलती होगी तो मिलेगा ही नहीं, आपने कहा अभी मिल जाता तो मालूम पड़ जाता कि इसमें गलती है, फिक्स्ड वैल्यू वाले, सॉरी कंपनी नेम वाले में, तो आप एनालिसिस करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 50 फील्ड ऐड कर दे उसके बाद गलती आए, पता ही नहीं चलेगा किस फील्ड में गलती है। अब इसको एक्टिवेट करना होगा, हाँ इसको एक्टिवेट किया, हाँ हर बार जब भी चेंज करो कुछ तो पहले टेस्ट करो, चेक करो, फिर एक्टिवेट करो। अब मान लो आपको पेमेंट प्रपोजल तक जाने से पहले ही चेक करना है कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये बटन दिया है इन्होंने, सिमुलेट का टेस्ट एक्टिव वर्जन, इस पे जाओ और इस पे हम जनरेट फाइल करते हैं, अगर कुछ देता है ये, नॉट श्योर, लेट्स पुट समथिंग। देखते हैं क्या जनरेट कर रहा है। हालांकि प्रॉपर टेस्ट ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर टेस्ट प्रपोजल रन करके ही होगा, पर फिर भी मैं बस चेक कर रहा हूँ कि उन्होंने नई फंक्शनलिटी ऐड की है तो उससे क्या हो रहा है। खाली आया वो आगे बढ़ गया, कुछ हो नहीं रहा, मतलब गलत आ रहा है जो भी आ रहा है, तो अपन प्रपोजल रन करके ही टेस्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज अ बेटर टेस्टिंग। आएगा ना, अभी देखेंगे ना, ये टेस्टिंग प्रपोजल रन पे ही होगी ना, उधर से नहीं होगी टेस्ट कुछ भी, क्योंकि हमने पेमेंट रन तो किया नहीं, प्रपोजल रन तो किया ही नहीं है, बिना प्रपोजल रन के कंपनी कैसे पिक करेगा, इट्स अ वेरिएबल। तो हमारा एक्टिव है, ठीक है, हम जाते हैं वापस से प्रपोजल रन करेंगे, तो जो हमारा प्रपोजल रन है, आ गया यार, आ गया, तो प्रपोजल को डिलीट करते हैं, गया वापस से रन किया, तो एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का नाम भी आ जाना चाहिए। ये सेकंड वाला हो गया मयूर का, राइट, तो हम इसमें जाएंगे और डिस्प्ले करेंगे, देखो आ गया। अब ये यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 40 कैरेक्टर की लंबाई दी है, लेकिन हमारे आगे के नाम मतलब छोटा है हमारा नाम, तो स्पेस नहीं आना चाहिए, राइट, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, तो मतलब कुछ करना पड़ेगा वहां पे, है ना, कि ऐसा नहीं कि वो पूरा ब्लॉक कर ले, 40 कैरेक्टर ब्लॉक हो गया, अगर 15 कैरेक्टर में खत्म हो गया तो ठीक है वहीं तक रखो, इसके बाद फिर अपना ये आ जाना चाहिए था कोड, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सो आप जाके देखो कि वहां क्या करना पड़ेगा। 40 कैरेक्टर ब्लॉक करके बैठा है अभी भी, ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में खोजूंगा कि ये कहाँ से होगा, आप लोग भी सर्च करना, बट सेटिंग कहीं ना कहीं रहेगी और डीएमई में ही रहेगी, DMEX जो है ना उसी में सेटिंग रहेगी कहीं ना कहीं। हम फिलहाल बाकी एलिमेंट्स पे काम करते हैं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। नाउ हमने नेम ले आया, राइट, अब मुझे क्या चाहिए नेम के बाद, नेम के बाद मुझे चाहिए कंपनी का अकाउंट नंबर, ठीक है। अब कंपनी का अकाउंट नंबर के लिए कौन सी फील्ड है, अपन यही खोज लेंगे सीधा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फील्ड फॉर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फील्ड फॉर पेइंग कंपनी अकाउंट नंबर, ठीक है।
ये दे दिया उसने, एफ पी वाई एच एक्स में जाओ और ये वाला यूज कर लो, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं, एफ पी वाई एच एक्स में गए, तो हम यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, राइट। तो फुल कर लेते हैं, यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, सेगमेंट पे गए, क्रिएट एलिमेंट, तो सेगमेंट पे क्लिक करना है तब एलिमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और इसका नाम देना है हमें कंपनी का अकाउंट नंबर, कंपनी अकाउंट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ जो बैंक ने बोली है 15 डेट डाल देता हूँ मैं फिलहाल। इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर, क्योंकि डिपेंड करता है कौन से पेमेंट मेथड है, किस पे है, राइट, वेरिएबल होगा। और एफ पी वाई एच एक्स, एफ पी वाई एच एक्स, और सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हमारा फील्ड नेम क्या है, यू बी के एन टी, यू बी यू बी के एन टी, ठीक है। और इसको सेव कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन एक्टिवेट, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो वापस से प्रपोजल रन फिर से करेंगे और देखेंगे कि हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है कि नहीं। अकाउंट नंबर नहीं आया, नहीं आया ना, क्योंकि ना, अच्छा ये आ गया, सॉरी स्टार्ट में आ गया। तो ये हमें स्टार्ट में नहीं चाहिए था, ये हमें नाम के बाद चाहिए था, और ये कोड हमें पहले चाहिए था, राइट, मतलब ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो अपन ऑर्डर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बैंक ने जो ऑर्डर दिया है वही फॉलो करना है आपको, आप डिफरेंट ऑर्डर में नहीं भेज सकते। तो अपन फिक्स्ड वैल्यू सबसे ऊपर ले जाएंगे, उसके नीचे कंपनी नेम और अकाउंट उसके बाद है, ठीक है ना, पकड़ के ड्रैग कर लिया मैंने बस। तो ये ऑर्डर में आएगा, जो ऑर्डर रखोगे उसमें आएगा। वापस इसको सेव करके एक्टिवेट कर देते हैं, और एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो वापस से प्रपोजल डिलीट, अब समझ रहे हो ना मैंने 150 बार क्यों रन करना पड़ा मुझे, राइट। मैं 5 दिन से यही कर रहा हूँ, प्रपोजल बना रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि मैंने एक्चुअल वेंडर को ईमेल जा रहा था, वेंडर को ईमेल जा रहा था, उन्होंने कुछ तो किया था जो ब्लॉक नहीं कर रहा था, वो भेज दे रहा था। तो ये मैंने रन किया, अगेन गो हियर, अब देखो आ गया, कोड पहले है, राकेश बाद में है, बाद में बैंक अकाउंट है। लेकिन वही 40 कैरेक्टर वाला प्रॉब्लम है, और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, बैंक ने हमें बोला है कॉमा लगाओ, ठीक है ना, मतलब बैंक ने हमें बोल रखा है कि आपकी वैल्यू के बाद यहाँ पे कॉमा चाहिए उनको, बैंक ने बोल रखा है कॉमा चाहिए, और हमारे में कॉमा नहीं आ रहा है ना। तो ये भी कहाँ होगा, ये भी डीएमई फाइल, डीएमई एक्स जो है ना, डीएमडब्ल्यू एक्स, उसी में होगा। तो जो भी सेटिंग है डीएमई टेम्पलेट में ही है सब। तो अगर मैं उस टेम्पलेट में जाता हूँ, लेकिन ये सब वन टाइम फिक्स करना होता है, एक बार फिक्स कर लिया तो हर बार फाइल वैसे ही क्रिएट हो जाएगी अपने आप। हाँ, ये टेम्पलेट जो है थोड़ा कठिन काम होता है। तो अब मुझे देखना है कि भाई कॉमा चाहिए, तो वो कहाँ आएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज में फाइल डेटा, फाइल डेटा में हमें कहीं पे देना पड़ेगा कि भाई हमें कॉमा लगाना है। रिटर्न लाइन फील्ड, इनेबल लेंथ इन बाइट्स, कॉमा वाला ऑप्शन किधर है, यहीं पे आता था, आई डोंट नो, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, यहाँ पे एक ऑप्शन था जहाँ पे आप कॉमा लगाते थे। सो कैरेज रिटर्न लाइन फीड, अब ये भी हमें चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा कि भाई कॉमा कहाँ से लगेगा। यहीं पे आता था, लाइन फिट पे टिक किया तो यहाँ बगल में एक बॉक्स था जहाँ पे हम देखते थे कि कॉमा चाहिए या सेमी कॉलम चाहिए। इनेबल लेंथ इन बाइट, ये क्या है, नहीं इससे कुछ लेना नहीं है। नाउ लेट मी अगेन आस्क चैट जीपीटी कि ये क्यों है ऐसा।
in my payment file, I want field values separated by comma. What changes I need to do and where. Click on root node, very top node file structure, attributes में जाओ. Set type to flat file already है. Change the structure type to delimiter format. ये कहाँ पे खोजना पड़ेगा हमें? तो यहाँ पे हम type to flat file already है. Structure type to delimited format और delimiter लगाना पड़ेगा. तो ये टॉप नोड तो यही है हमारा, इसी के एट्रीब्यूट्स में बोल रहा है. एट्रीब्यूट्स तो यही है. Then change the structure type to delimited format, set type to flat file. जो ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे. ये रहा मिल गया. फील्ड्स आर सेपरेटेड बाय डिलिमिटर. अब वो ऑप्शन दे रहा है डिलिमिटर क्या लगाना है. तो हम बोलेंगे सेगमेंट ग्रुप, सेगमेंट कंपोजिट्स, कंप्रेस, स्किप करेक्टर. वेट अ सेकंड. सेगमेंट सेटिंग. Select the segment node attributes delimiter. Use global identifier from the drop down menu. Remove fixed length. ये भी वहीं से है. यहाँ पे कहीं पे फिक्स्ड लेंथ होगा. इन्हें फिलहाल इसको लाके देखते हैं. सेगमेंट एंड कंपोजिट. सेगमेंट तो ये है. कंपोजिट क्या है? व्हाट इज कंपोजिट? इंटर इन कंपोजिट. कंप्रेस्ड नहीं पता, मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ कॉमा. ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है. मान लो मैंने इतना लगाया. व्हाट इज कंप्रेस्ड? टू टू डिलिमिटर डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर आर कंप्रेस्ड इनटू वन. अच्छा, दो कम आया तो एक ही कर देगा. इसको हटा दो. स्केप करेक्टर हटा दो फिलहाल. मान लो मैंने ये लगाया और यहाँ पे भी एक और लगा ही देता हूँ. लेट्स से या एक काम करता हूँ, ऐसे टेस्ट करता हूँ. कंपोजिट में ये लगाता हूँ, यहाँ पे ये लगाता हूँ सेमी कॉलन वाला, ये वाला. ठीक है, और यहाँ पे ये लगाता हूँ. सब अलग अलग लगा दिया. देखते हैं क्या आता है आउटपुट में. मालूम पड़ जाएगा ना, मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है. सो इसको पहले चेक किया, कुछ नहीं है. इसको पहले सेव करो, चेक करो, एक्टिवेट कर दो. ये हो गया एक्टिवेट. और इसको हम यूज करने वाले हैं अपने पेमेंट रन में. तो वापस से हम रन करेंगे. अब आने लगा बराबर. कोड आया, सेमी वो वाला आ गया जो हमने सेगमेंट में लगाया ना. तो वहां हमें कॉमा देना पड़ेगा. और यहाँ पे नाम आ गया कंपनी का, फिर अपना बैंक अकाउंट आ गया. क्या चला गया? आ तो गया सब. हाँ वो चला गया. करेक्ट करेक्ट, वही चाहिए था हमें. स्पेस चला गया. अब मुझे एक काम करना है कि यहाँ पे जो ये लग गया उसको ठीक करना है. चेंज. तो बेसिकली उसने ये वाला यूज किया, राइट. तो मुझे यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा. राइट, इसको हटा दो, इसको हटा दो. और यहाँ पे बाकी सब हो रहा है, राइट. और लास्ट में देखो ये सेमी कॉलन आया है. तो ट्रांजेक्शन का एंड जहाँ करना है वो ये वाला लगा दो. बैंक ने ये बोला है, ठीक है ना. बैंक ने हमें ये बोला है कि फील्ड की वैल्यू के बीच में कॉमा, ट्रांजेक्शन जहाँ एंड होगा वहां पे ये वाला. अब ये काम करेगा. इसको हम सेव किए और एक्टिवेट किए. ठीक है, अब इसको वापस से रन करेंगे. तो इस बार हमारा बराबर आना चाहिए. सॉरी, प्रपोजल रन करना है. देखो आ गया ना, कॉमा, कॉमा. और लास्ट में वो वहां पे ट्रांजेक्शन एंड हो रहा है ना. अब इसको डाउनलोड करोगे तो वैसे ही बनेगा जो हम देखा अभी. इसको डाउनलोड करते हैं अपन. ये हो गया डाउनलोड.
ये वाला राइट 17 नोट पैड में फ्लैट फाइल है। ये देखो कोड, कंपनी का नाम, बैंक अकाउंट और लास्ट में ट्रांजेक्शन यहाँ एंड हो रहा है। तो जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो खिंचकता जाएगा राइट। अभी हम लोग इसमें आप लोग ये ऐड करना सीख गए हो अभी राइट, कि कैसे करना है। तो स्ट्रक्चर और फील्ड फाइंड आउट करना है कब, जब वो वेरिएबल है। जब फिक्स है तो कांस्टेंट दे देना है। तो आप लोग इसके आगे का मेंटेन करना जैसा हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में डाला है वैसे ही ना, ये वाला काम पूरा करना है ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शन है। हमने ये देख लिया कि ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये कांस्टेंट था, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये कांस्टेंट था, ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था। और ऐसे ही आप ऐड करते जाओ, उसका नाम लिखो, उसका लेंथ लिखो और स्ट्रक्चर में पिक करो। मैं हाँ बताता हूँ। अब देखो आइडेंटिफायर पे आते हैं जो पूछा इन्होंने। तो लेट्स सपोज मैं सीधा लास्ट वाला ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, एलिमेंट ऐड किया, क्रिएट एलिमेंट ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या भेजना है आइडेंटिफायर, हमें भेजना है पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर या आइडेंटिफायर ही लिख देता हूँ चलो, आइडेंटिफायर भेजना है मुझे ठीक है। उसकी लंबाई, तो पेमेंट डॉक्यूमेंट 10 डिजिट का है, कंपनी कोड 4 का है और ईयर 4 का है। कंपनी कोड प्लस फिस्कल ईयर प्लस ना डॉक्यूमेंट नंबर, कंपनी कोड इन ईयर 18 हो गया। तो 18 डिजिट का हम रख लेते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 18 डिजिट का। सोर्स, तो ये क्या होगा, हर बार डॉक्यूमेंट नंबर नया बनेगा जब भी पेमेंट होगा, तो ये फिक्स नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर, बराबर है ना। तो हम इसको लेंगे कि इट इज अ स्ट्रक्चर। अब कौन से स्ट्रक्चर से हमें ये मिलेगा वो आप यहाँ से देख लो, गूगल से। आप यहाँ से देख लो कि आई वॉन्ट टू पॉपुलेट पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर प्लस कंपनी कोड प्लस ईयर in my payment file, which structure and field to use in DMEEX। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत हो गई। दे दिया उसने कुछ कुछ। the following combination of this you will need to map three। हाँ अब देखो, ये जो हमने अभी बोला कि हमें ये तीनों चीजें चाहिए राइट, ये हमें किसी एक चीज में मिल ही नहीं रही है ठीक है, ये हमें अलग अलग मिल रही है। पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ पेमेंट डॉक्यूमेंट, कंपनी कोड यहाँ पे है, फील्ड यहाँ, ईयर यहाँ पे है ना, सब अलग अलग जगह पे है। तो हम एक काम करेंगे, हमें तो कंबाइन करके भेजना है 18 डिजिट का, तो हम तीनों को लेंगे और कंबाइन करेंगे ठीक है। देखो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर बनाया है। आइडेंटिफायर में हम बोल देते हैं कि ये जो होगा ये बेसिकली आपका होगा ओन मैपिंग। ओन मैपिंग का मतलब हम अपने ही डेटा को जोड़ेंगे ठीक है। और ओन मैपिंग में डाल दो कि हमें करना क्या है, एटम हैंडलिंग हमें करना है, कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो बॉक्सों को लो और बगल बगल में रख दो, उसको बोलोगे कॉन्केटिनेट कर दिया आपने, दो चीजों को जोड़ दिया आपने ठीक है ना। तो हमारा एटम क्या है, एटम हम इसके नीचे बनाएंगे अभी ठीक है। अब इसके नीचे हम एटम क्रिएट करेंगे। हमने बोला कि ये जो हमारा आइडेंटिफायर है, ये एक बेसिकली ये है ओन मैपिंग है। और मैपिंग क्या है, एटम्स को कॉन्केटिनेट करना है ना, एटम्स को जोड़ना है। अब रही बात एटम्स क्या है, तो एटम्स मेरे वही पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर एक एटम बनेगा, कंपनी कोड एक एटम बनेगा और ईयर एक एटम बनेगा। अब वो कैसे बनाना है वो यहाँ पे, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे को कुछ इश्यू आया, नो एक्टिव एटम डिफाइंड। आपने एटम बनाया नहीं है और आप बोल रहे हो कि हम कॉन्केटिनेट करेंगे, तो पहले एटम तो बनाओ राइट। तो हम इसके नीचे अब एटम क्रिएट करेंगे, आइडेंटिफायर के नीचे राइट क्लिक किया, क्रिएट, और यहाँ पे हम इसके नीचे डालेंगे क्रिएट एटम ठीक है। अब इसके नीचे आ रहा है, अब एटम कौन सा, पहला एटम है हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, पेमेंट डॉक्यूमेंट, और ये स्ट्रक्चर से आएगा। और पेमेंट डॉक्यूमेंट का लंबाई कितना है हमारा, 10 डिजिट का है, डॉक्यूमेंट नंबर 10 डिजिट का होता है। सोर्स जो गूगल ने बोला हमें वो सोर्स यूज कर लो, FPAYH, तो इसमें FPAYH। तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट आएगा ना अपना। हाँ करेक्ट, वही भेजना ना मैं। तो आपने यहाँ पे पेमेंट डॉक्यूमेंट लिखा था, इसके पेमेंट डॉक्यूमेंट तो बाद में जनरेट होगा ना सर। हाँ लेकिन स्ट्रक्चर में तो आ चुका है ना, टेबल में बाद में दिखता है लेकिन स्ट्रक्चर में तो वो नंबर पहले ही जनरेट हो चुका है। और ये FPAYH हमारा स्ट्रक्चर है, सारी ओके ओके हाँ। कैलकुलेशन स्ट्रक्चर में हो जाती है। टेबल में सिर्फ वो लास्ट में डंप हो जाता है बस, मतलब वहां सिर्फ अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें फील्ड की वैल्यू चाहिए थी VBLNR ठीक है।
ये दे दिया हमने, इसको सेव किया। टेबल का ही नाम फिर से बोलो। स्ट्रक्चर हाँ और यस यस, मैंने बोला ना दोनों परछाई हैं। टेबल और दोनों दे दिया तो वो है। हाँ स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर में बहुत सारी फील्ड्स है ना, आप कौन सी फील्ड को दिखाना चाहते हो अपने फाइल में वो फील्ड पिक करो। अच्छा स्ट्रक्चर हाँ वो स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर के अंदर तो 150 फील्ड्स हैं और अलग अलग डेटा है, तो हमें कौन सा डेटा चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर, तो हमने ये वाला ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक और आइटम यूज करो, क्रिएट आइटम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपनी कोड। हम्म। टेम्पररी जो बनेगा वो हाँ रन टाइम, रन रन टाइम, टाइम रन टाइम, टाइम रन टाइम पे जो भी आ रहा है, हाँ हाँ यस यस, रन टाइम से वो पिक कर लेगा। अब यहाँ पे ये 4 डिजिट का है और यहाँ पे स्ट्रक्चर देना है हमें, इट्स ए स्ट्रक्चर। अब कंपनी कोड के लिए उसने क्या बोला, FPAYH, FPAYH। और फील्ड के लिए बोला है उसने ZBUKR, ZBUKR। ठीक है, और इसको अपन सेव कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। एरर इन पेमेंट डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसने जो फील्ड बोली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें दूसरा फील्ड लेना पड़ेगा। कौन सा, कंपनी कोड वाला ना, कंपनी कोड वाला बोला, कौन सा बोला ये, पेमेंट FPAYH पेमेंट डॉक्यूमेंट बोल रहा है, तो ये पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं वाला करता। बोला। हाँ, तो प्रॉब्लम इसमें है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, पहले तो इसको ऊपर ले लो, हम पहले कंपनी कोड का, पहले पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, फिर कंपनी कोड, फिर ईयर चाहते हैं। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है पेमेंट डॉक्यूमेंट वाला, ये फील्ड गलत दिया है इसने, तो हमें दूसरा लेना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी एक बार खोजा था, दोबारा सर्च कर लेते हैं। व्हाट इज द एंड स्ट्रक्चर एंड फील्ड फॉर पेइंग कंपनी कोड। ये तो सॉरी कंपनी कोड नहीं है, मुझे पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए था, माय मिस्टेक। पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए था। ये गलत है राइट, बी बेलनार गलत है। देखो, you are entirely right to double check that does not exist. Right, to handle this cleanly you should stick exclusively to this something something लिख के भरा, पता नहीं क्या है। सो ये तो नहीं है, तो हम एक बार जाते हैं वहां पे, हमें दिख जाएगा, रुको, हमें स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए था, पेइंग डॉक्यूमेंट नंबर राइट। तो एक एक काम और कर सकते हैं, कंट्रोल F होता है ठीक है। तो हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप हो। देखो आ गया, रेफरेंस टू पेमेंट डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन, DOC1R क्या है, रेफरेंस पेमेंट डॉक्यूमेंट। आई थिंक दिस विल वर्क, DOC1R। हाँ मतलब वही पेमेंट डॉक्यूमेंट ही बेसिकली, तो आई थिंक दिस शुड वर्क, DOC1R। एक बार देख के देखते हैं क्या आता है उसके अंदर, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मैंने यूज किया है। FPAYH, ठीक है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है, एंड सेव इट, चेक करो अभी, अभी कोई इशू नहीं है। इसको एक्टिवेट किया और ईयर था ना, तो यहाँ पे एक और अपने को ऐड करना होगा, क्रिएट एटम, इसको नीचे रखेंगे अपन, एंड दिस विल बी माय ईयर, दिस इज 4 कैरेक्टर लॉन्ग, दिस इज आल्सो स्ट्रक्चर, एंड एटम का हमें वो चाहिए, ईयर का। नहीं ऊपर था ना, ये था, ये करेक्ट है जी, जी करेक्ट है, FPAYH, एंड दिस इज GJAHR, GJA, लिख के ले रहा, GJAHR। डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी नहीं है, तो ईयर का भी हमें ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो टू दिस थिंग,
इसमें ईयर नहीं दिख रहा है, दूसरे में देखते हैं। इसमें भी नहीं दिख रहा है। तीसरे में देखते हैं। FPAY HX गलत हो गया। FPAY HX, अरे कहीं ईयर क्यों नहीं दिख रहा भाई? ऊपर से आते हैं, रुको। यही बैंक इंफॉर्मेशन चल रहा है। ईयर है, जहाँ पे पेमेंट डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन होगा वहाँ पे ईयर आएगा। पेमेंट मेथड आ गया, अकाउंटिंग क्लर्क आ गया, इसमें नहीं है। तो एच में तो नहीं है। अब जाते हैं पी में। सॉरी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। नहीं है। देखते हैं। पेयर का इंफॉर्मेशन है। ईयर हमें नहीं दिख रहा है, एक बार गूगल फिर से करते हैं। इन माय डीएमई फाइल आई वांट टू पॉपुलेट ईयर, which field can I use? GJAHR is not available in FPAYH. ये कुछ भी बोलता है। You can completely with DME by using conversion rule. Okay. Date on which FN run posting date, डेट दे रहा है, ये नहीं दे रहा, राइट? तो बोल रहा है डेट से निकालो आप। एनीवे एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि वो ईयर इसका पार्ट है ऑलरेडी। ये जो हमने लिया ना यहाँ पे, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको पहले, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है अगर तो। ये जो हमने लिया है रेफरेंस पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, मेरे ख्याल से ये अपने आप में ही सब कंप्लीट करता है। पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, कंपनी कोड एंड ईयर, तीनों इसी का पार्ट होगा। DOC1R एक बार जाके देखते हैं। FPAYH के अंदर, FPAYH के अंदर DOC1R। देखो इसकी लंबाई कितनी है, 24। तो 24 कैरेक्टर क्यों लिया है वो? अगर सिर्फ पेमेंट डॉक्यूमेंट होता तो वो 10 ही होता था ना। तो इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा भी है ना? तो अपन रन करके देखते हैं। पहले मैं इसको पहले इतना सेव करता हूँ। इसको ईयर को उड़ा रहा हूँ मैं। डिलीट, सेव इट, चेक इट, कुछ नहीं है, एक्टिवेट। और प्रपोजल फिर से रन करेंगे। प्रपोजल हमारा जा चुका है, लेट्स रन इट अगेन। हाँ, देखते हैं क्या ला रहा है वो। कहाँ लाया? हाँ देखो ये लाया, कंपनी कोड लाया। अब क्योंकि ये डमी है तो डॉक्यूमेंट नंबर लाया ना। कंपनी कोड और डॉक्यूमेंट नंबर मिलके उसको 14 कैरेक्टर हुआ ना। ये 4 डिजिट का कंपनी कोड है और ये डॉक्यूमेंट नंबर है। F110 कुछ तो डमी नंबर लाया। फिर से कुछ लिखा है आगे से, 000, 4 4 8 2 10, 10 4 14 कैरेक्टर। काम करते हैं, रुको। पता नहीं चल पाया कि इसमें एग्जैक्टली पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर के बाद कंपनी कोड दिया है हमने। और कंपनी कोड बराबर लिया है। हाँ ओके, एक काम करता हूँ, रुको इस कंपनी कोड को भी उड़ाता हूँ। वेट, अब सिर्फ पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है ना। और ना वो
कितने डिजिट आ रहे हैं यार? 4 6 10 10 डिजिट का ले रहा है ना? तो इसका रेफरेंस नंबर ऐसा क्यों क्रिएट हुआ है छोटा सा? रेफरेंस मतलब पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर भी तो 10 डिजिट का होता है। Z000 से स्टार्ट किया है F11। एक काम करता हूँ, रुको, मैं इसको उड़ाता हूँ आइडेंटिफायर को, और वहां पे मैं ये यूज करूंगा doc1r। डिलीट किया और इसी को बोल देता हूँ ये मेरा आइडेंटिफायर है विच विल कम फ्रॉम FPYP doc1r। और इसकी लंबाई बढ़ा देता हूँ मैं 24। लेट्स सी क्या लेके आता है। ठीक है ना? देखो अब बराबर लेके आया। ये कंपनी कोड है, ये पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, ये ईयर है ना। तो ये कॉम्बिनेशन यूनिक रहेगा, तो हम यही भेजेंगे एज एन आइडेंटिफायर। ठीक है। और ये हम भेजेंगे ट्रांजेक्शन के लास्ट में। फिलहाल ये बिगनिंग में आ रहा है, तो इसको चेंज करके लास्ट में कर दो, इधर रख दो। ठीक है ना? तो अब बीच में अपना डेटा डेटा रखना, लास्ट में आइडेंटिफायर। मतलब इस ट्रांजेक्शन को हम इस आइडेंटिफायर से पहचान रहे हैं। और बैंक जब भेजेगा स्टेटमेंट, तो उस ट्रांजेक्शन के आगे यही नंबर लगा के भेजेगा वो। जरूरत नहीं है ना, सब तो आ ही गया ना। नहीं है, जरूरत ही नहीं है कि आ गया पूरा, मुझे वही याद आ रहा था इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सब चीजें मिल गई। यहाँ आपको कंपनी कोड, पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर एंड ईयर तीनों मिल गया ना। और ये तो यूनिक रहेगा हर पेमेंट के लिए। हाँ राइट। इसमें से अगर आपको ईयर पिक करना है तो आप यहाँ से हाइड करा सकते हो कि मुझे इस फील्ड में से स्टार्टिंग के 14 कैरेक्टर हाइड कर देने हैं, केवल 4 उठाना है, तो वो सब ऑप्शन भी है। मम्मी, ये कोई एलर्जी सी हो गई है मम्मी। म्यूट कर लो। तो देखो ये क्लियर है यहाँ पे क्या हो रहा है ना। अब देखो यहाँ ऑप्शन हम क्या क्या समझ गए हैं। हम समझ गए कांस्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और ये भी हम समझ ही चुके हैं कि एटम क्या होता है। एटम का मतलब है कि उसके अंदर आप एटम क्रिएट करोगे और उनको आप कॉन्केटिनेट करा दोगे तो वो जुड़ के दिखाई देगा ना। सपोज करो बैंक ने बोला है कि जैसे पहले था आरटीजीएस और एनईएफटी, याद है? 2 लाख से नीचे है तो एनईएफटी, 2 लाख से ऊपर है तो आरटीजीएस। तो बैंक ने बोला है कि आप एक काम करो, आप हमें एन या आर लिख के भेजो। ट्रांजेक्शन के आगे एन जब वो 2 लाख से कम है, और ट्रांजेक्शन के आगे आर जब वो 2 लाख से ज्यादा है। अब ये एन और आर का लॉजिक एसएपी ने दिया नहीं है, ये हमें बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो वेब डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब एबापर को बोलोगे ना कि आप ऐसा लॉजिक लगाओ कि फाइल में ट्रांजेक्शन के आगे या तो एन आए, अगर पेमेंट का अमाउंट हमारा 2 लाख से कम होता है तो एन आ जाए, 2 लाख या 2 लाख से कम, और 2 लाख से ऊपर होता है तो आर आ जाए। तो ये लॉजिक अब क्या होगा, एबापर लिखेगा। तो हमें वो कैसे अप्लाई करना है? तो हम यहाँ पे लेट सपोज एक और एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे। मैंने एक एलिमेंट बना दिया। एक सेकंड, मुझे सेगमेंट के अंदर एलिमेंट चाहिए। क्रिएट एलिमेंट किया, एस सब नोड। ठीक है, नीचे आ गया ना। अब यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये हमारा है, सॉरी 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 सॉरी, इसको डिलीट मारो। हमें इसके नीचे एलिमेंट चाहिए था, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट क्या चाहिए वो लिख देते हैं। मुझे चाहिए लेट्स से ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है। और उसकी लेंथ सिर्फ एक, या तो एन आएगा या तो आर आएगा। और वो ना तो कांस्टेंट है ना स्ट्रक्चर है। ठीक है। वो जाएगा एग्जिट मॉड्यूल में। एग्जिट मॉड्यूल का मतलब है कि अब आप लॉजिक लिखेगा, क्योंकि एन और आर कस्टम लॉजिक है, राइट। तो ये एसएपी ने नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे लेंगे एग्जिट मॉड्यूल और एबापर को बोलेंगे ये रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो, अगर आप फाइल पे जाओ तो आप एबापर को बताओगे कि यहाँ पे जो हम अमाउंट दे रहे हैं उसको पकड़ो, और अगर वो 2 लाख या 2 लाख से कम होता है तो इसके यहाँ पे एन पॉपुलेट कर दो, 2 लाख से ऊपर होता है तो आर पॉपुलेट कर दो, राइट। तो आप कुछ लॉजिक बना रहे हो, तो वो एबापर को बताओगे रिक्वायरमेंट, एबापर अपना प्रोग्राम लिखेगा। वो प्रोग्राम वो देगा आपको कि ये प्रोग्राम लगा दो। वो प्रोग्राम आप यहाँ पे लगा दोगे, जो भी प्रोग्राम लिख के देगा। ठीक है, आप बस यहाँ पे लगा लोगे। और उसको यहाँ पे आपने दे रखा है कि ये फील्ड जो होगा ये एग्जिट मॉड्यूल है। एग्जिट मॉड्यूल का मतलब है एबापर का प्रोग्राम ना। एबापर का प्रोग्राम यहाँ पे लगा दोगे, तो इस फील्ड का फिर बिहेवियर इस प्रोग्राम से चलेगा ना।
तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब आपका प्रोग्राम हम नहीं लिख सकते हैं ना, जस्ट अंडरस्टैंड करके रखो। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं, कांस्टेंट है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर ओन मैपिंग देख लिया। लास्ट में तो वेरिएबल है ये जो है इसका यूज मैंने कभी देखा नहीं है, क्या है? The values of this node is the result of mathematical operation that you set up for referencing variable defined payment format. Must have created a variable on the variable tab in the payment format property. पता नहीं यार, इसका यूज मैंने देखा नहीं है, क्योंकि लॉजिक लगाना है तो वो तो एबापर ही लिखेगा, हम तो लॉजिक लिख नहीं सकते। तो हम एग्जिट मॉड्यूल लगाते हैं और एबापर हमें प्रोग्राम देता है, हम लगा देते हैं वहां पे बस। और हमारा काम होता है कि हम रन करके देखें कि हमारा वो हो रहा है कि नहीं वर्क ना। तो मोस्टली जब काम करोगे तो यही चीजें पिक्चर में आएंगी, कांस्टेंट, स्ट्रक्चर, आपका एग्जिट मॉड्यूल, और कभी कदार ओन मैपिंग, रेयरली रेयरली ओन मैपिंग काम में आएगा। बाकी ये जो है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन तब आता है जब फ्लैट फाइल ना हो, वर्टिकल फाइल हो, मतलब एक्सएमएल फाइल है वर्टिकल, जहाँ पे टैग टैग आ रहे थे। तो वहां पे क्या होता है कि आप हेडिंग में दिखाते हो टोटल अमाउंट, वेंडर को कितना पे कर रहे हैं, और उसके नीचे आता है कि कौन से इनवॉइस का कितना पेमेंट था, कौन से इनवॉइस का कितना पेमेंट था। मतलब आपने सपोज करो किसी को 10 बार पेमेंट किया ना, 10 इनवॉइसेस का, और वो सब जोड़ जाड़ के अलग अलग अमाउंट है इनवॉइस का, तो आप सब जोड़ जाड़ के 10,000 का पेमेंट कर रहे हो, तो ऊपर आता है 10,000 और नीचे आता है उसका ब्रेकअप कि वो 10,000 कैसे हुआ उसका। राइट, तो उस केस में हम लोग ये एग्रीगेशन यूज करते हैं कि इन सारे आइटम्स को जोड़ करके यहाँ पे दिखा दो ना, एक्सएमएल फाइल में आता है, फ्लैट फाइल में नहीं आता वो।